हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? हाँ जी, आज हम कौन सा चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं? चैप्टर 9, टैक्स, इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट का। तैयार हैं आप? फटाफट से अपनी एग्जामिनेशन बुक निकाल लें। हाँ जी, इसमें हम सेक्शन 31 टू 34 करेंगे। चैप्टर 9 निकालो फटाफट से। 31 इनवॉइस के लिए, 32 में लिखा हुआ टैक्स कलेक्ट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं। 33 में लिखा है इनवॉइस में टैक्स अलग से इश्यू करना है। सेक्शन 34 क्रेडिट डेबिट नोट का है। 31 इन बीच में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ रूल्स हैं सीजीएसटी के। ओके, हाँ जी, ये रिमूवल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी टाइम ऑफ सप्लाई में की थी ना हमने, कि ये रिमूवल वाले दिन का इनवॉइस, ये वाली डेट का इनवॉइस इश्यू होता है ना गुड्स के केस में। हाँ जी, अगर सप्लायर आपके यहाँ होम डिलीवरी कर रहा है तो डिस्पैच वाली डेट ऑफ रिमूवल होती थी, और अगर रिसिपिएंट खुद कलेक्ट करने आ रहा है आपके प्रीमाइसेस पर तो जिस दिन कलेक्ट करता है वो वाली डेट ऑफ रिमूवल होती थी। तो इस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना होता है, ऐसा सेक्शन 31 कहता है। ठीक है, ओके। तो अब आप आएंगे फटाफट से पेज नंबर 9.2 पर। हम अब पहले गुड्स के लिए इनवॉइस कब इशू होता है वो बात करेंगे, फिर बाद में सर्विस की बात करेंगे। तो गुड्स के केस में अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो रिमूवल वाली डेट को इस दिन या इससे पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है तो डिलीवरी के टाइम पे इससे पहले इनवॉइस इशू जाना चाहिए। गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है का एग्जांपल क्या है जी? जैसे आपने कुछ पार्ट्स लेके कस्टमर के प्लेस पे असेंबल किया, तो असेंबल किया तो वहीं पे ही बना ना, अब वही डिलीवरी दे दोगे, रिमूवल थोड़ा होगा, वहीं के वहीं बन रहा है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था, जनरेटर हमने किराए पे ले रखा है 7-8 महीने पहले, अब हम उसी को परचेज कर रहे हैं तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो अब मूव थोड़ा होगा। तो मूवमेंट नहीं हुई तो डिलीवरी के टाइम पे इनवॉइस इशू होगा। फिर हमने इसके बाद बात करी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। पहले कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है ये भी किया था हमने, एक बार रिवाइज कर ले। हाँ जी, इसका मीन्स पार्ट और इंक्लूड्स पार्ट है। इंक्लूड्स पार्ट गुड्स की बात करें या सर्विस की बात करें, दोनों में एक ही जैसा है। क्या गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उन गुड्स के नाम या सर्विस के नाम जिन्हें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के सर्विस माना जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नोटिफाई नहीं किया, तो मीन्स पार्ट ही रेलेवेंट है जी। एक बार स्लाइड से दिखा दो इसको जी। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में हमने ऐसी बात करी थी कि जो गुड्स है कंटिन्यूअसली या रेकरेंट बेसिस पर दी जा रहे हैं, जैसे वायर केबल से इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा रही है, जैसे पाइपलाइन के थ्रू या कंड्यूट के थ्रू आपको गैस की सप्लाई की जा रही है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है ये वाले तरीके ना हो, किसी और तरीके से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हो? जी हाँ, हमने बात की थी, आपके यहाँ पर A4 साइज पेपर आता है आपके सीए के ऑफिस में, महीने में हर बार वो उस स्टेशनरी की दुकान से आता रहता है। वो इनवॉइस साथ में नहीं बनाता, मंथ के एंड में स्टेटमेंट बनाता है, फिर इनवॉइस इशू करता है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई गुड्स में लगातार सप्लाई होती जा रही है, ये रेकरेंट बेसिस पर सप्लाई होती जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक और हमने एग्जांपल लिया था नोट का कि इस तरीके से नहीं है, जैसे आपके ऑफिस में 30 लीटर के पानी की बोतल्स आ रही हैं, तो यहां पर जो वाटर बॉटल का सप्लाई करने वाला बंदा है वो मान लीजिए एक दिन में 100 दुकानों पे सप्लाई करता है पानी की बोतल, तो क्या वो अपने बिल बुक साथ में लेके चलता होगा? हाँ भी, तेरे को तीन तीन बोतल दी है, ले पकड़ ये बिल पकड़, तेरे को 5 बोतल दी है, ले पकड़ बिल पकड़, ना 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 ना। वो क्या करता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स महीने भर साल भर करता ही रहता है, तो मंथ के एंड में क्या इशू कर देता है? स्टेटमेंट, कि पहली तारीख को मैंने तुम्हें 5 बोतल दी, दूसरी तारीख को 3 दी, तीसरी तारीख को 7 दी, चौथी तारीख को 6 दी, ऐसे वो एक स्टेटमेंट इशू करता है। तो इस स्टेटमेंट वाले दिन का क्या इशू हो जाता है जी? इनवॉइस। अगर इससे पहले पेमेंट लेडी स्टेटमेंट इशू करने से पहले, तब इनवॉइस इशू जाएगा। तो हमारा टाइम यहां पर इनवॉइस की डेट क्या थी? जब जब स्टेटमेंट इशू होगी या पेमेंट रिसीव होगी, विच एवर इज अर्लियर, ये होगा हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई गुड्स के केस में इनवॉइस की डेट। ओके। फिर इसके बाद हमने बात करी थी सेल एंड अप्रूवल बेसिस के लिए। सेल और अप्रूवल बेसिस के लिए जब हम गुड्स रिमूव करेंगे उस समय क्या बनेगा? चालान। जब वो अप्रूव कर देगा बायर तब इनवॉइस बनेगा, लेकिन कितने महीने में अप्रूव कर देना है? 6 महीने में। 6 महीने अप्रूव नहीं किया तो 6 महीने और होती इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो हमारा एट द टाइम ऑफ अप्रूवल और 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, ये था हमारा इनवॉइस की डेट। इससे रिलेटेड हमने एक सर्कुलर और एक रूल 55 किया था। तो इसके अलावा आप पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे, अपनी एग्जामिनेशन बुक में पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे, यहां आपको रूल 55 दे रखा है, तो हम रूल 55 बताने जा रहे हैं। रूल 55 कहता है 4 केसेस में
जब रिमूव होगा तो डिलीवरी चालान बनेगा, इनवॉइस नहीं। तो इसमें तीसरा जो केस है, पहले ये देखेंगे, जो थर्ड केस है, कह रहा है अगर सप्लाई नहीं है तो इस समय रिमूवल पे डिलीवरी चालान बनेगा, इनवॉइस नहीं। सप्लाई नहीं है, बाद में सप्लाई होगी। अब इसके एग्जांपल हमने बात करी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर जब आपने भेजा तो ये उस समय सप्लाई नहीं है, तो इस समय डिलीवरी चालान बनेगा। रिपेयर के लिए भेजा, जॉब वर्क के लिए भेजा, आर्ट गैलरी या एग्जीबिशन को भेजा, सेल नहीं किया, भेजा, तो इस समय क्योंकि सप्लाई नहीं है तो क्या बनेगा, डिलीवरी चालान बनेगा। इसी से रिलेटेड ये हमारा ये वाला सर्कुलर था, और नेक्स्ट पेज पे, ये पेज नंबर 9.11 पे ये दो सर्कुलर थे। ठीक है, तो एक बार मैं इसे स्लाइड से आपको याद दिलाता हूं, ये हमने ऐसे किए हुए हैं। क्या ये हमने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था, याद आपको? अनिल कपूर अपनी जो पेंटिंग बनाई थी ये आर्ट गैलरी को भेजता है, जब भेजा सप्लाई नहीं है क्योंकि उस समय कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। कंसिडरेशन नहीं तो उन्होंने कहा था पैसे दो फिर गुड सर्विस लो, पैसे दे ही नहीं रहा तो गुड सर्विस है ही, गैलरी वाले कोई पैसे थोड़ा दे रहे हैं, तो ये सप्लाई है ही नहीं। हाँ, सप्लाई है ही नहीं। जब ये यहाँ पर इस गैलरी में ये पेंटिंग को लगा देंगे, कोई कस्टमर इनमें से सेलेक्ट करता है, जब ये सेलेक्ट कर लेंगे, जब परचेज करेंगे, उस टाइम पे सप्लाई है, उस समय इनवॉइस इश्यू होगा। तो यहाँ पर जब हमने भेजा था, इस समय रूल 55 के हिसाब से क्या बनेगा, डिलीवरी चालान। और जब इन्होंने परचेज कर लिया तो क्या बनेगा, इनवॉइस। हाँ जी, ये हमने बात करी एग्जीबिशन विद इन इंडिया लगी थी। अगर एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया लगे तब भी, एग्जीबिशन अगर आउटसाइड इंडिया लगे तब भी सप्लाई नहीं आएगी। और सप्लाई नहीं है, एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया तो फॉरेन कंट्री में भाई ट्रेड फेयर लगते हैं, वहां पर हमने भेजा है, तो सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं होगी। अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड सप्लाई बोला करते हैं, लेकिन अगर हमने सप्लाई ही नहीं मानी बाहर भेजने को तो फिर जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है। तो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है तो फिर इसको कोई रिफंड नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड एक्सपोर्ट का। ओके, तो आइए जरा एक और हम एग्जांपल बात करें। हाँ जी, एक ज्वेलर है, इसको एक घर वाले ने बोला मेरे यहाँ पे शादी है, आप अपनी ज्वेलरी में, झोले में ज्वेलरी उठा के मेरे यहाँ घर पे आ जाओ। तो अब ये ज्वेलर अपना झोला उठा के चला और ये इसके घर पे पहुंच गया। तो जब इसने यहाँ से अपने दुकान से निकाला उस समय सप्लाई नहीं है जी, उस समय सप्लाई नहीं है। जब यहाँ पे ये परचेज करेगी उस समय सप्लाई है जी, जब ये परचेज की। तो जब भेजा था तो डिलीवरी चालान बनेगा, और जब परचेज किया उस समय इनवॉइस बनेगा जी। तो ये बिल बुक साथ में लेके चलेगा। अब अगर मान लीजिए ये अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है तो क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन कराना है? सर्कुलर बोला था नहीं कराने के लिए, क्योंकि बिफोर हैंड पता ही नहीं है ये परचेज करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ ई वे बिल की क्या रिक्वायरमेंट है जी? हाँ जी, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट याद दिला दे। जब गुड्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होती है और अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो उस समय ई वे बिल बनाना है, चाहे बिका या नहीं बिका, इससे मतलब नहीं है। और जब यहां बिक रहा तब भी गुड्स की मूवमेंट होगी, तो यहां पर भी अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल की बात आएगी। तो जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह और वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल, मतलब गवर्नमेंट को बताना है कि हम यहां से आप मूव कर रहे हैं तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यही बात हमने यहां नोट से पढ़ी थी। ये पहला पेज नंबर 9.11 पर सर्कुलर में ये ज्वेलरी वाली की बात कर रखी है, दूसरा आर्ट वर्क हमने एग्जीबिशन में भेजा है। तो डिलीवरी चालान कब बनेगा? रिमूवल पर, और ई वे बिल अगर एप्लीकेबल है तो। इनवॉइस जब सप्लाई हो जाएगी अप्रूवल के टाइम पे, और ये 6 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल हो जानी चाहिए। 6 महीने अप्रूवल नहीं हुई तो फिर इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा, 6 महीने ओवर होते ही। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कैजुअल वाला रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है नहीं। यही बात इनवॉइस के ऊपर लिख कर दे रखी है कि जिस समय हमने ट्रांसपोर्ट किया अगर उस समय सप्लाई नहीं है तो उस समय हमने इनवॉइस इशू नहीं किया होगा, जब बेच दोगे उस समय इनवॉइस इशू करोगे, तो ये हमने बता दिया इनवॉइस का इशू होगा। ठीक है, यही पिछले पेज पे, पेज नंबर 9.10 पे एक सर्कुलर था, इस पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, हमने फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन लगी हुई है, ट्रेड फेयर फॉरेन कंट्री में लगा, वहां 100 यूनिट भेजे, उस समय सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो उस समय इनवॉइस इशू नहीं होगा, सिर्फ क्या इशू होगा? डिलीवरी चालान। और सप्लाई नहीं है तो जीरो रेट सप्लाई भी नहीं है। ओके, अच्छा, अगर ये 6 महीने में वापस आ गया तो कोई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। जब भेजा था कोई इनवॉइस नहीं, जब वापस आ गया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 6 महीने वापस आ गया। 6 महीने का मतलब क्या है? इसको हम सेल ऑन अप्रूवल बेसिस से लिंक कर रहे हैं, इसे हम सेल ऑन अप्रूवल बेसिस से लिंक कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद अगर कुछ 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे फॉरेन कंट्री में बिक गए, अगर 6 महीने के अंदर अंदर बिक गए तो उस समय इनवॉइस इशू कर देंगे, पूरे के पूरे बिक गए। अगर पार्शली बिके, 10 यूनिट 1 महीने बाद, 50 यूनिट 2 महीने बाद, तो जब जब बिके विद इन 6 मंथ बिक गए ना, तब इनवॉइस इशू कर देंगे, तब इनवॉइस इशू कर देंगे। और जब इनवॉइस इशू करेंगे इसे एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि इस समय कुछ कहां है? फॉरेन कंट्री में, और इससे रिलेटेड कोई परचेज का रिफंड मिल जाएगा जी आपको, परचेज का रिफंड मिल जाएगा।
यहां अगर दूसरी तरफ अगर 6 महीने में न बिके न तुम वापस लेके आए, तो फिर अब सेलर अप्रूवल क्या बोलता था सेक्शन 31(7), वो कहता था अब इनवॉइस इशू कर दो जी, 6 महीने और होती आपको इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर 60 यूनिट बिके थे, 40 यूनिट नहीं बिके थे, तो 40 यूनिट वापस ले आए तो कुछ नहीं, 40 यूनिट अगर तुमने न 6 महीने वहां बिके न वापस लेके आए, तो 40 यूनिट का 6 महीने और होते इनवॉइस बनाना पड़ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर 6 महीने बिक गए तो उसे हम एक्सपोर्ट मान रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई रिफंड मिल जाएगा। इसके ऊपर में फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान हो ये वाला, या आपकी आरटीपी में 20 का था। इसमें से बोला था जनवरी में हमने 100 यूनिट भेजे फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन में, तो यहां पर अगर ये 100 यूनिट फरवरी में वापस आ गए, कुछ भी नहीं बिका वहां पर, तो 6 महीने के अंदर वापस आ गए, गया था चलान पे जाएगा, कोई इनवाइस नहीं, वापस आ गया 6 महीने में, कुछ नहीं करना है। लेकिन कह रहा है अगर मान लो अगस्त में वापस आए, 6 महीने से ऊपर हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए, तो जैसे ही 6 महीने ओवर हुए तो अब इनवाइस बनाना पड़ जाएगा। फिर दूसरा केस कहता है कि अगर मान लो जी ये छोड़ो, कह रहा है कि 100 यूनिट की बात नहीं करते, 65 यूनिट बिक गए जनवरी में अलग अलग डेट्स को, तो 65 यूनिट जनवरी में भेजे थे, जनवरी में बिक गए, 6 महीने के अंदर अंदर बिक गए, तो तब इनवॉइस इशू कर देंगे। जो बाकी थे, बाकी 35 यूनिट, वो कह रहे 31 जनवरी को वापस आ गए, क्योंकि 6 महीने वापस आ गए, तो इसका कुछ नहीं करना जी, ये वापस आ गए, ना भेजे थे तब इनवॉइस नहीं बनाया था, चलान बनाया था, वापस आ गए, बात खत्म, कोई इनवॉइस नहीं बनाना। हाँ, ये जो 65 यूनिट्स बिके विद इन 6 मंथ्स, इससे रिलेटेड फिर परचेज का रिफंड मिल जाएगा, अनयूटिलाइज्ड आरटीसी का रिफंड मिल जाएगा। और एक चीज और याद दिला दूं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं बिना आईजीएसटी पे किए हुए, तो आपको बॉन्ड एलयूटी फाइल करना होता है, लेकिन यहां पर तो जब हमने एग्जीबिशन में भेजे थे तब एक्सपोर्ट था ही नहीं, सप्लाई ही नहीं थी, तो हमने कोई बॉन्ड फाइल नहीं किया होगा, तो क्या होगा, कह रहे कोई बात नहीं, बॉन्ड फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा घर जाके, ये मैंने आपको कराया था। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब हम आएंगे वापस अपनी एग्जामिनेशन बुक में, तो रूल 55 को कंप्लीट पढ़ ले। 4 केसेस में हम बनाते हैं चलान, इनवॉइस नहीं। कौन कौन सा? अगर हम लिक्विड गैस की सप्लाई कर रहे हैं और रिमूवल के टाइम पे पता नहीं है कि कितनी कितनी क्वांटिटी है। दूसरा, जो वर्कर के पास भेज रहे हैं सप्लाई है। तीसरा, मैंने ये बात कर ली। चौथा, हम कुछ नोटिफाई करेंगे सप्लाईज के नाम जहां पर डिलीवरी चलान बनेगा, ऐसा कुछ नोटिफाई किया नहीं हुआ, तो पहले 3 ही काम किए। अब जो चलान बनेगा उसमें कंटेंट क्या होगा, यहां बात कर रहे हैं। चलान सीरियली नंबर्ड होगा, कितने करेक्टर का? 16 करेक्टर का। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, पहले कंपनी का नाम हमने लिखा एबीसी, फिर ईयर 2023-24, फिर ऑब्लिक 001, ये सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, ये 16 करेक्टर क्या हो सकता है टोटल मिलाकर। ओके, फिर इस चलान पर क्या कंटेंट होगा? सबसे ऊपर डिलीवरी चलान का नंबर और डेट, फिर जो भेजने वाला है कंसाइनर, उसका नाम पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको जीएसटी बोला करते थे, जिसको रिसिपेंट जो है उसका नाम पता, जीएसटी कंसाइनी का। ठीक है, और अगर कंसाइनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास यूआईएन है, जैसे फॉरेन एम्बेसी, यूएससी की एम्बेसी इंडिया में है, उसे अपनी परचेज पे जीएसटी का रिफंड मिलता है, तो अगर उसको भेजा है चलान पर तो यूएन लिखेंगे उसका। फिर गुड्स का कोड, जैसे एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड बोला करते थे, ये 8 डिजिट का होता है गुड्स के केस में। ठीक है जी, ये अभी बात करेंगे, आएगा डिटेल में। फिर गुड्स की क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्स, और अगर इंटरस्टेट भेजा है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई भी और साइन। ये हो गया चलान का कंटेंट। अच्छा, चलान की कॉपी कितनी होंगी? नेक्स्ट पेज पे, चलान की 3 कॉपी होंगी। पहली कॉपी जिसपे पेन से लिख रहे हैं वो फाड़ कर हम बायर को दिया करते हैं, अगर इनवाइस हो तो, ये चलान है तो कंसाइनी को देंगे। दूसरी कॉपी फाड़ कर ट्रक वाले को, ट्रांसपोर्टर को। तीसरी कॉपी हमारी खुद की कंसाइनर की। अच्छा, ये जो ई वे बिल होता है, आप पोर्टल पर, गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाते हैं और बताते हैं हम यहां से यहां जा रहे हैं, वहां पर आपको बताना होता है इनवाइस नंबर के बदले में जा रहा है या ये चलान के नंबर में। तो यहां अगर चलान के बेसिस पे जा रहे हैं तो चलान का नंबर वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, गुड्स अगर अनअसेंबल्ड या फिर सेमी असेंबल्ड भेजे जाते हैं, या गुड्स लोड्स में भेजे जाते हैं, तो क्या कहानी होगी? हमने आपको, ध्यान करो, ऐसा कुछ स्लाइड से दिखाया था, वही मैं एक बार फिर से दिखाता हूं जी। यहां देखेंगे, हाँ जी, मान लीजिए लोट में सामान जा रहा है, पहला लोट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कई था 1000 केजी माल जाना है, तो लोट में सामान जाएगा। तो पहला लोट जाने से पहले आप क्या करेंगे? इनवॉइस बना लेंगे, भेजे, ये इनवॉइस अपने पास रख लेंगे अभी। अब जब जब माल जाएगा, डिलीवरी चलान प्लस इस इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी, प्लस इस इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी, डिलीवरी चलान प्लस इस इनवॉइस की सर्टिफाइड कॉपी, मतलब इसकी फोटोकॉपी पे साइन करके दे देंगे, सर्टिफाइड कॉपी है। ये जो ओरिजिनल कॉपी अभी हमने भेजी नहीं है, जब लास्ट लोड जाएगा उस समय हम ओरिजिनल कॉपी उसको देंगे। और ध्यान रहे, हमने बात करी थी, इसका लिंक क्रेडिट से हमने किया था, बायर को क्रेडिट इस इनवॉइस के बेस पे मिलना, तो लास्ट लोड जब उसे रिसीव होगा तब क्रेडिट मिलेगा, तब उसे क्रेडिट मिलेगा। ठीक है जी, ओके।
जी, यही बात आपको कहां लिख कर दे रखी थी जी? ये बात आपको यहां लिख कर दे रखी थी, यही पॉइंट था जी। हाँ, यही सेम पॉइंट था। अच्छा, अब ये रूल 55 हो गया। वापस आते हम, ध्यान करो, हम कर रहे थे पेज नंबर 2 पर वापस आ जाएंगे। हम गुड्स के लिए इनवॉइस की बात कर रहे थे, हम गुड्स वाला पॉइंट हो गया, साथ में अप्रूवल वाला एक रूल 55 भी हो गया और उसके सर्कुलर भी हो गए। तो एक बार फिर से रिवाइज करें। गुड्स के केस में अगर अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो रिमूवल पर, नहीं मूवमेंट हो रही तो डिलीवरी पर। कंटेंट सप्लाई ऑफ गुड्स में जब जब स्टेटमेंट या इनवॉइस इशू, और जब जब स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव होगी तब तब इनवॉइस इशू होगा, whichever is earlier। और अप्रूवल के केस में अप्रूवल वाली डेट और 6 महीने whichever is earlier। तो हमारा गुड्स वाला हो गया, हम सर्विस पे आ रहे हैं। हाँ जी, गुड्स के लिए तो क्या था, घर से निकलते ही इनवॉइस इशू करना था, लेकिन सर्विस केस में घर से निकलते ही नहीं, कुछ दूर चलते। कितनी दूर चलना है जी? इनवॉइस सर्विस के केस में 30 दिन में, सर्विस देने के 30 दिन में, या 45 दिन में। 45 दिन किसके लिए? इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के लिए। अब ये सर्विस देने का क्या मतलब है? फिजिकली सर्विस कंप्लीट कर दी या रिसिपिएंट की अप्रूवल भी चाहिए? रिसिपिएंट की अप्रूवल भी चाहिए। अगर ऐसी सर्विस है उसमें उसने बोला था कि मेरी अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी, तब रिसिपिएंट की अप्रूवल भी चाहिए जी। हाँ जी, हमने इसके ऊपर ये वांडरलस्ट वाला क्वेश्चन भी किया था। मैं इसको स्लाइड से दिखा देता हूं आपको, इस वांडरलस्ट वाले क्वेश्चन को, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। हाँ जी, यहाँ देखिए, ये एक वंडरलस्ट है, इसने चेसिस परचेज करी है, ठीक है। इस चेसिस पर इसने बस बस की बॉडी लगवानी, मतलब बस जैसी शक्ल इसकी आ जानी चाहिए। तो इसने ये चेसिस किसके पास भेजी? भगवान फैब्रिकेटर, ये कोई जॉब वर्कर है भाई, इस पे बॉडी लगा के देना, तो जा भाई चेसिस यहाँ पर आ गए। हाँ जी, इस समय इसने से ये भगवान को कुछ एडवांस भी दे दिया। ध्यान रहे, एडवांस पर इनवॉइस नहीं इशू होता, एडवांस पर रिसिप्ट वाउचर होता है। एडवांस पर क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर होता है। तो अब भगवान फैब्रिकेटर एडवांस पर रिसिप्ट वाउचर इशू करेगा, इसे इनवॉइस कब इशू करना भगवान फैब्रिकेटर को? हाँ जी, अब ये इसको पहले सर्विस तो दे, देखो अब इस पे बॉडी लगाएगा, ये बॉडी लग गई। ओ, पहले क्या थी? चेसिस, अब क्या लग गई? ये बॉडी लग गई। हाँ जी, ध्यान करें, सप्लाई के चैप्टर में हमने सेक्शन 8 के साथ में किया था, इसे सर्कुलर था, इसे माना जाता था सर्विस। इसे क्या माना जाता था? ये बस की बॉडी लगाना, भाई चेसिस उसने भेजी है, तो अगर हम इस पे बॉडी लगा रहे हैं तो इसे माना जाता है सर्विस, ठीक है। तो ये सर्विस हो गई। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हम इसको बुलाएंगे, इस रिसिपिएंट को बुलाएंगे, आजा चेक कर ले कि हमने बॉडी लगा दी है। हाँ जी, हाँ, सर्विस कंप्लीट हो गई, अभी इनवॉइस इशू करना। अब हम पहले से इंटीमेट करेंगे, लो जी हमने इंटीमेट किया, कौन सी तारीख को? 5 नवंबर को, कि भाई हमने सर्विस कंप्लीट कर दिया, बस की बॉडी लगा दी है। तो अब ये आएगा हमारे पास, ये 8 नवंबर को हमारे पास आता है, 8 नवंबर को हमारे पास आता है और कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। तो अब 8 नवंबर के 30 दिन में, 8 नवंबर के 30 दिन में इनवॉइस इशू हो जाएगा, जो कि 8 दिसंबर आती है। तो लास्ट डेट क्या होगा सर्विस केस में? 8 दिसंबर। तो यहां पर रिसिपिएंट की अप्रूवल के बाद सर्विस कंप्लीट मानी जाएगी। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि रिसिपिएंट पहले अप्रूव करेगा, तो रिसिपिएंट के अप्रूवल के बाद ये सर्विस कंप्लीट मानी जाएगी, उस डेट से हमें 30 दिन में इनवॉइस इशू करना है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब इसके बाद में अगला है क्या? अगला है इसमें अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का। इससे पहले एक पॉइंट और, क्या? अगर इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इसके साथ साथ एक टेलीकॉम ऑपरेटर, ये अगर अपनी ब्रांच को सर्विस दे रहे हैं, एक यूनिट अपनी दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रही है, जिसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते थे, तो इनवॉइस कब इशू करना है? हाँ जी, वैसे इनको 45 दिन में इशू करना था अगर बाहर वालों को सर्विस दे रहे थे, लेकिन अगर ये अपनी ही ब्रांच को सर्विस दे रहे हैं तो ये क्वार्टरली इनवॉइस इशू कर सकती है, लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर को, या जब ये अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। फिर इसके बाद आते हैं अब हम कंटेंट सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ जी, कंटेंट सप्लाई ऑफ सर्विस में इंक्लूड्स पार्ट तो वही है वैसे गुड्स जैसा, कि हम नोटिफाई करेंगे कुछ सर्विस को, हम कंटेंट सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ऐसा कुछ नोटिफाई किया नहीं। ओके, तो फिर यहां पर क्या है जी? यहां इन्होंने बोला है 3 महीने से ज्यादा के लिए लगातार हम कोई सर्विस देंगे। गुड्स में 3 महीने वाली बात नहीं थी, यहां सर्विस में 3 महीने वाली बात है। 3 महीने से ज्यादा के लिए लगातार हम कोई सर्विस दे रहे हैं, जिसके लिए पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, तो उन्हें हम क्या मानेंगे? कंटेंट सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे हमने एग्जांपल बात करी थी, इंटरनल ऑडिट साल भर चलता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है कोई सर्विस देने का, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, रेंटिंग सर्विस। इसको मैं एक बार एक स्लाइड से समझाता हूं, क्या? जरा यहां देखिए। हाँ जी, इसका इनवॉइस कब इशू होगा? कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बता रखी है, कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बता रखी है। जैसे अप्रैल 1 को एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम किसी ऑफिस में 12-15 एसी लगे हुए हैं, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम तुम्हारे एसी की मेंटेनेंस करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। अब सवाल है कि वो साल के बाद पेमेंट देगा या बीच बीच में पेमेंट लेते रहेंगे? बीच बीच में पेमेंट लेते रहेंगे।
तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट में बताएंगे ना। तो हमने उसको बताया कि हम क्वार्टर की पहली तारीख को, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टर की पहली तारीख को हम सर्विस देने आएंगे और उसी दिन ही पेमेंट ड्यू हो जाएगी। तो पहली कब हम सर्विस देने जाएंगे? पहला क्वार्टर अप्रैल में जून 1 अप्रैल को, दूसरा जुलाई टू सितंबर 1 जुलाई को, अगला अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 अक्टूबर को, और लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च उसको 1 जनवरी को। इन दिनों हम सर्विस देने जाएंगे। तो जब जब हम सर्विस देने जाएंगे यही ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, इस दिन पेमेंट ड्यू हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में लिखा हुआ अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बता रखी है तो जब जब ये पेमेंट ड्यू वाली डेट है ना, इन दिनों या इससे पहले इनवॉइस इशू करना है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में हम ये डेट नहीं बताते, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं बताते, तो जब जब पेमेंट रिसीव करेंगे उस टाइम पे इनवॉइस इशू कर देना है। पेमेंट एक है पेमेंट लिंक टू इवेंट। पेमेंट लिंक टू इवेंट, ये इवेंट वाली बात मैं आपको पिछली स्लाइड से दिखा देता हूं जी। हाँ जी, यहां देखिए एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने उसमें बोला कि जब हम तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हम कुछ पैसे ले लेंगे, फिर 30% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई फिर हम कुछ पैसे ले लेंगे, फिर थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करी बिल्डिंग की, 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई फिर हम और कुछ पैसे ले लेंगे, 100% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई फिर हम कुछ और पैसे ले लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट्स बता रखे हैं, ये इवेंट अगर होगा तो तब हम थोड़ी थोड़ी पेमेंट लेते रहेंगे। तो जो जो इवेंट बता रखे हैं उस डेट को या उससे पहले पहले क्या हो जाना चाहिए? इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे आपके नोट्स में यही दे रखा है, कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बता रखी है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या उससे पहले, नहीं बता रखी तो जब जब पेमेंट रिसीव हुई, और अगर इवेंट से लेंगे तो जब जब इवेंट अगर हुआ उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ये जो मैंने आपको अभी स्लाइड से क्वेश्चन कर दिखाया था, ये सर्विस के कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस के लिए ये वाला 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर 1 जनवरी से पहले इनवॉइस इशू होना होता है। ये क्वेश्चन भी यहां पर दे रखा है, यही क्वेश्चन कराया मैंने आपको। अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे। हाँ जी, अब इसके बाद सर्विस में ये अप्रूवल वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या? हाँ जी, हमने एग्जांपल लीजिए, ये सर्विस कंप्लीट होने से पहले कैंसिल हो गई, थोड़ी सी सर्विस दी थी, हमने हाथ जोड़ दिया बस तू मत आइयो। हमने अपने घर पे अपने दरवाजों पे डोर्स पे पेंट करने के लिए बुलाया किसी को, उसने बोला बड़ा घर है 2 महीने लगेंगे, 2-3 दिन में उसने गड़बड़ कर दिया था, दरवाजा पेंट करना था पूरा कमरा ही खराब कर दिया, दीवारों पे पेंट फेंक दिया उसने। मैं कहा पागल आदमी भाग जाए यहां से। 2-3 दिन बाद ही हाथ जोड़ दिए, तो 2-3 दिन बाद ही हमने कैंसिल कर दिया ना, तो उस समय तक जो प्रपोर्शनेट जो काम किया था उसकी वैल्यू का इनवॉइस इशू हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर ये सीज हो जाती है सर्विस कंप्लीट होने से पहले तो उस समय प्रपोर्शनेट वैल्यू का, उस समय जितनी भी सर्विस कंप्लीट हुई होगी उसका इनवॉइस इशू हो जाएगा। यहां हमारा गुड्स या सर्विस के केस में इनवॉइस वाली बातें खत्म हो गई। अब रिवाइज इनवॉइस की बात आ रही है। हाँ जी, रिवाइज इनवॉइस का कंसेप्ट क्या है एक बार स्लाइड से समझाता हूं। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करती थी, आपको ध्यान हो, रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हुआ करती थी? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। याद आता है? जी सर, याद आती है। तो सुनिए, मान लीजिए सर्विस के केस में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में अगर आपका ऑफिस है तो 10 लाख से क्रॉस करते रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अगर इसके अलावा किसी स्टेट में है तो 20 लाख क्रॉस करते रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गई 10 अगस्त को, तो इस दिन अब इसकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ गई। हाँ जी, अब आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ गई, अगर उसके 30 दिन में आप अपना रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा दो, तो इसने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा दी, 27 अगस्त को ही लगा दी। 20 अगस्त, ये 10 अगस्त को क्रॉस हुआ था, 27 अगस्त को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा दी। तो अब जब इसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो किस डेट से मिलेगा? बैक डेट से, इस दिन से मिलेगा। किस दिन से मिलेगा जी? 10 अगस्त से इसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो क्योंकि इसने 30 दिन में एप्लीकेशन लगा दी थी तो इसे रजिस्ट्रेशन कब से मिल रहा है जी? 10 अगस्त से। 10 अगस्त से। अब सुनो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जी? 10 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन इस दिन मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है बैक डेट से। तो इस डेट से इस डेट तक, इस डेट के बीच में जो इनवॉइसेस इशू हुए होंगे उसमें हमने जीएसटी चार्ज किया होगा? नहीं, क्योंकि हम रजिस्टर्ड ही नहीं थे। सेक्शन 33 कहता है अनरजिस्टर्ड बंदा जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो हम तो अनरजिस्टर्ड थे ना, जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला नहीं, मिलता या नहीं मिलता पता नहीं था ना, तो तब तक तो हम अनरजिस्टर्ड ही थे, लेकिन उन्होंने बैक डेट से दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? जो बायर्स हमसे माल परचेज कर रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, वो उनको हम इनवॉइस में जीएसटी चार्ज कर ही नहीं पा रहे, तो उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा।
वो हमसे परचेज करना पसंद नहीं करेंगे, तो हमने उनको बोला तुम हमसे परचेज करते रहो, हमें बैक डेट से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, हम इन इनवॉइसेस के बदले में फिर तुम्हारे को रिवाइज इनवॉइस इशू कर देंगे, फिर तुम क्रेडिट ले लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या अगर बैक डेट से रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो जिस डेट तक रजिस्ट्रेशन मिला, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए थे और जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला, इन डेट्स के बीच में जो इनवॉइस इशू है, इनके बदले में हम रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। कितने समय में? कितने समय? ये रिवाइज इनवॉइसेस कितने समय में इशू कर सकते हैं? जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है इसके 1 महीने के अंदर अंदर। तो 1 सितंबर को रजिस्ट्रेशन मिला तो हम 1 अक्टूबर तक ये रिवाइज इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं। तो लॉजिक समझ में आ गया जी? अच्छा जी, अब आएंगे वापस। तो ये रिवाइज इनवॉइस वाला यही पॉइंट दे रखा है जी, विद इन 1 मंथ इशू करने हैं, किस डेट से किस डेट के बीच में, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस मिला उस डेट के बीच में जो इनवॉइसेस इशू किए गए। इसके ऊपर में जो मैंने अभी आपको स्लाइड से ये दिखाया था, यही सेम क्वेश्चन ये वाला था, क्वेश्चन नंबर 6 परियंसंस वाला, ये हमारा हो गया। साथ में एक और क्वेश्चन भी था, ये भी हमने किया था। यहां पर भी, यहाँ 20 लाख क्रॉस हो रहा था 5 सितंबर को, 30 दिन में आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगा दी 28 सितंबर को, तो चूंकि 30 दिन में लगा दी तो आपको 5 सितंबर से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 6 अक्टूबर को, तो 5 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में जो इनवॉइसेस इशू होंगे इसके बदले में हम क्या इशू कर सकते हैं? रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे, अब कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस क्या होता है? भाई इसी पीरियड के दौरान जो रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं, क्या मैं मान लो ए ने 3 बार माल बेचा था बी को, अलग अलग इनवॉइस बना रखा है, तो इन तीनों के बदले में एक इनवॉइस इशू कर सकता है, जिसे हम कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस या सीटीआरआई बोला करते हैं। जी हां, कर सकते हैं। इन 3 इनवॉइसेस के बदले में एक इनवॉइस, शर्त ये वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड है फिर आपको सेपरेट रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड नहीं। क्यों? क्योंकि उसे क्रेडिट लेना। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो फिर आपकी इंट्रा एंटर आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करना हो, क्योंकि उसे क्रेडिट लेना है। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो इन 3 इनवॉइसेस के बदले में आप एक इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर सप्लाई इंट्रा है फिर अमाउंट कितना भी हो, इन तीनों बिल का टोटल मिलाकर कितना भी हो, आप एक इनवॉइस इशू कर सकते हैं, जिसे हम कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये सप्लाई ये रिसिपिएंट दूसरे स्टेट में था, मतलब सप्लाई इंटर स्टेट है, फिर हमें तीनों बिल का टोटल देखना है। 3 या 4 बिल जितने भी आपने सेल करे उन सबका टोटल देखना है। अगर वो 2.5 लाख तक है तो इन 3 बिलों के बदले में एक इनवॉइस इशू हो सकता है, हर बंदे के लिए अलग अलग। लेकिन अगर इन 3 बिलों का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है फिर हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे, हमें सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है जी? चलिए अब इसके बाद आते हैं 200 वाला बात पर। अगर 200 से कम की वैल्यू है, क्या इनवॉइस इशू करना जरूरी है? जैसे कि हमने ऐसा एग्जांपल किया था। हाँ जी, यहां पर डिपार्टमेंट पहुंच गया पानी पूरी खाने, इसने देखा 50 रुपए के, इसने गोलगप्पे खाए, पानी पूरी खाई, इसने इनवॉइस नहीं इशू किया, तो डिपार्टमेंट ने कहा चल तेरे को जेल में लेकर चलते हैं। बोले पागल आदमी, धक्का मारा डिपार्टमेंट को, खून खून जाकर मुंह टूट गया उसका, रो रहा है डिपार्टमेंट। बोले क्यों धक्का मार रहा? बोले अब डंडे से मारूंगा तेरे को। पागल, ये पूरा तो प्रोविजन पड़ गया, 200 से कम का अमाउंट है तो बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी भी सेल करूंगा पूरे दिन में उसका एक इकट्ठा इनवॉइस एट द एंड ऑफ अ डे रेज कर दूंगा। अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा हूं तो अगर यहां रजिस्टर्ड को सेल करेंगे फिर इनवॉइस इशू करना जरूरी है। रजिस्टर्ड को अगर आपने 200 से कम का अमाउंट है, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, तो इनवॉइस इशू करना जरूरी है, क्योंकि उसे क्रेडिट लेना है, इसलिए इनवॉइस इशू करना जरूरी है। लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, फिर रेसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए तो आप मत इशू करो, बस एट द एंड ऑफ अ डे इनवॉइस इशू कर देना। लेकिन 200 से कम है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, 2 केसेस इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। पहला, अगर रेसिपिएंट को इनवॉइस मांग रहा है। दूसरा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड कौन सा है? मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जो मूवी की टिकट बेचा करते हैं, वो मूवी की टिकट चाहे 200 रुपए से कम की भी हो तब भी इशू करना पड़ेगा। ध्यान रहे 200 से ऊपर है फिर तो इनवॉइस इशू करना जरूरी है, चाहे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। 200 से कम की बात कर रहे हैं, 200 से कम की बात है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड है तो जरूरी नहीं है। लेकिन 2 केस में जरूरी है, अगर रेसिपिएंट मांगता है और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो टिकट बेचते हैं तो इनको इनवॉइस इशू करना जरूरी है। ठीक है जी? हाँ, 200 से कम वाले में इनवॉइस तब इशू नहीं करना, लेकिन एंड ऑफ अ डे, मान लीजिए इस गोलगप्पे के पास 3 ही कस्टमर है, 50-50 रुपए का सामान बेचा था, तो तीनों का टोटल 150 रुपए होगा, तो 150 रुपए का इनवॉइस एट द क्लोज ऑफ अ डे इशू कर देगा। इसके ऊपर में हमने एक क्वेश्चन भी किया था, आपको ध्यान हो, मैं एक बार स्लाइड से दिखा देता हूं। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। हाँ जी, एक राघव ट्रेडर है,
रजिस्टर्ड रिटेल डीलर, ये रिसिपिएंट है, इसको हमने माल बेचा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्योंकि उसे क्रेडिट लेना है, चाहे अमाउंट 200 से कम हो, चाहे अमाउंट 200 से कम हो। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, जिसको हमने माल बेचा वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन 200 से ज्यादा है, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट गौरव पेंटर है, अनरजिस्टर्ड है, 200 से ऊपर अमाउंट है ना, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हमने रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, जिसको हमने माल बेचा वो अनरजिस्टर्ड लेकिन 200 से ऊपर का है, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगले दो केसेस में अनरजिस्टर्ड है लेकिन 200 से कम है, दोनों में 200 से कम है, तो अभी हम इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, अभी नहीं इशू करेंगे। एट द एंड ऑफ अ डे एक इकट्ठा इनवॉइस इशू कर देंगे, जिसे हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस बोला करते हैं। ये हमने बात करी थी और ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक से हो गया था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन 5 ये भी हमारा हो गया। चलते हैं अब इसके हम बात आगे। हाँ जी, बताएं ये साइन या डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है इन 5 केसेस में, फटाफट से बताएं। नहीं जी नहीं, इन 5 केसेस में इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है जी, अगर इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं करना, जैसे एग्जाम सामान बेच रहे हो तो इस पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक इशू कर रहे हो तो आप साइन करने की जरूरत नहीं है भाई, इनवॉइस पे साइन होता ना नीचे, उसकी बात कर रहे हैं। और अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे टिकट इशू कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर रहा है तो उस पर साइन की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब एक एचएसएन की बात आई थी, इसे हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोला करते हैं। डिटेल में आप इसे कस्टम के क्लासिफिकेशन में सीखेंगे। ये 8 डिजिट का कोड होता है, 8 डिजिट का कोड होता है। ये जैसे पहला 2 डिजिट चैप्टर के होते हैं, अगले 2 डिजिट हेडिंग के होते हैं, अगले 2 डिजिट सब हेडिंग के होते हैं और लास्ट के 2 डिजिट ये गुड्स का कोड होता है। अब सवाल है ये पूरे 8 के 8 डिजिट ये उसमें लिखने हैं क्या? मान लीजिए कोई शैम्पू साबुन बेचता है, उस ये इसमें इनके गुड्स आते हैं, यहां पर उनके गुड्स आते हैं, तो ये 8 के 8 डिजिट लिखने हैं क्या? अगर साबुन शैम्पू बेचने वाला सप्लायर जिसे बेच रहा है वो रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, ये चेक करना पड़ेगा। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अब हमारी टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर की, इस दुकानदार की जो शैम्पू साबुन बेच रहा है, इसकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 5 करोड़ से पहले ज्यादा की बात करते हैं, ज्यादा की बात करते हैं, इधर भी ज्यादा की बात करते हैं। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको वहां पे इनवॉइस में कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे? 6 डिजिट, 6 डिजिट। लेकिन अगर 5 करोड़ से कम है, आप दोनों तरफ बात करते हैं, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो 4 डिजिट लिखना जरूरी है। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है ना भी लिखें, ऑप्शनल है, 4 डिजिट ना लिखे कोई बात नहीं। 4 डिजिट का मतलब ये 3402 पहले 4 डिजिट, और 6 डिजिट का मतलब क्या था? 340201, ये 6 डिजिट। तो ये 8 के 8 डिजिट लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 8 के 8 डिजिट लिखना जरूरी है? कुछ केमिकल्स के केस में इनवॉइस में 8 के 8 डिजिट लिखना जरूरी है जब हम इनवॉइस इशू करेंगे, ठीक है। चलते हैं इसके बाद आगे। तो दुकानदार अपने इनवॉइस में कब लिखेगा 4 डिजिट, कब लिखेगा 6 डिजिट? अगर 5 करोड़ से ऊपर है, फिर बायर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड 6 डिजिट। अगर टर्नओवर हमारी 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से कम है, बायर रजिस्टर्ड है तो 4 डिजिट, बायर अनरजिस्टर्ड तब भी 4 डिजिट। लेकिन फर्क क्या है? बायर अनरजिस्टर्ड है तो हमें 4 डिजिट ऑप्शनल है, लिखे ना लिखे कोई बात नहीं। कुछ केमिकल्स के केस में 8 के 8 डिजिट हमें लिखने होते हैं। अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे। हाँ जी, इनवॉइस के ऊपर में कंटेंट क्या होता है, ऐसा हमने बात करी थी जब भी आप सामान परचेज करने जाते हैं। हाँ जी, जब सामान परचेज करने जाते हैं तो आप देखेंगे ऊपर सेलर का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। फिर बायर का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, है ना, बायर का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। फिर इनवॉइस की नंबर डेट होती है, नंबर और ये डेट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद गुड्स की डिस्क्रिप्शन, गुड्स का ये एचएसएन कोड अभी बात करी थी, गुड्स की क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, और ये टोटल, और बाद में डिस्काउंट कोई है तो वो लिख दिया, नीचे साइन होते हैं, नीचे साइन होते हैं। तो इतना बेसिक आपको पता ही है। इसके अलावा जो आपको याद करना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखना होता है जी इसके ऊपर में। अगर इंटरसेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखना होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहां पर लिखना होता है। अच्छा, कुछ अब स्पेसिफिक बातें, ये ई एंड एफ वाला पॉइंट इसके लिए नोट में दिया हमने क्या,
इनवॉइस का भी 16 कैरेक्टर का नंबर होगा जी, जैसे चालान में बात करी थी, मैक्सिमम इतना 16 कैरेक्टर का हो सकता है, इससे कम रखो तो आपकी मर्जी। हाँ जी, अब ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। बायर को जो हमने माल बेचा है या रिसीपिएंट अनरजिस्टर्ड है, गुड्स या सर्विस दी है, तो उस इनवॉइस में हमें उसका नाम, उस बायर का नाम, उसका पता, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, स्टेट का नाम और स्टेट का कोड लिखना जरूरी है। अगर जो माल बेचा है वो 50,000 या उससे ज्यादा का है, या सर्विस दी है वो 50,000 या उससे ज्यादा की, तो इतना लिखना जरूरी है बायर की डिटेल। अगर 50,000 से कम की है, अगर 50,000 से कम की है, तब रिसीपिएंट अगर मांगे तो लिखना जरूरी है। अगर नहीं मांगता कि ये डिटेल मत लिखो, वो कुछ नहीं बोलता, तो फिर ऑप्शनल है। 50,000 से ऊपर वैल्यू है तो फिर हमें ये डिटेल ऊपर, ये बायर की ये डिटेल लिखना जरूरी है। हाँ जी, इस पूरी डिटेल की जगह सिर्फ मैं स्टेट का नाम भी लिख सकता हूं। जैसे मैं दुकान पे माल बेच रहा हूं, वो दिल्ली में मेरी दुकान है और मेरे को कुछ सामान परचेज करने आया, हाँ सामान परचेज करने आया, मैं सिर्फ स्टेट का नाम लिख सकता हूं। ये सिर्फ 2 सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलाउड, 2 सर्विस प्रोवाइडर के लिए जरूरी है, सिर्फ स्टेट का नाम लिख दे काम चल जाएगा। और वैल्यू कितनी भी हो, ये स्टेट का नाम लिखना जरूरी है। क्या, अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस दिया करते हो आप, या कोई बंदा सर्विस दे रहा है किसके थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, या आप ओआईडीआर के सप्लायर हैं, अनरजिस्टर्ड रिसीपिएंट को बेचा करते हैं, तो इन 2 केसेस में आपको स्टेट का नाम लिखना जरूरी है, जिससे आपका प्लेस सप्लाई पे डिटरमाइन होता है। तो यहां वैल्यू कितनी भी हो, यहां 50,000 कुछ नहीं देखना, 1 रुपए की भी सर्विस दी तब भी ये स्टेट का नाम लिखना जरूरी है, अगर आप अनरजिस्टर्ड को सामान बेच रहे हैं तो। हाँ जी, अगले 2 पॉइंट हमारे ई इनवॉइस से रिलेटेड थे। जो हमारा इनवॉइस होता है, अगर आपकी टर्नओवर 2017-18 से लेके आज तक किसी भी साल में 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। ई इनवॉइस के लिए क्या करना होता है, इनवॉइस बना के, इनवॉइस का पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहां पर भेजो, वो आपके इनवॉइस पर क्यूआर कोड ऐड करके देंगे और एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऐड करके देंगे। तो ये कह रहा है ई इनवॉइस है तो क्यूआर कोड होना चाहिए, ये हमारे को वहीं से मिलता है। अगर ये ना हो तो इनवॉइस क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इनवॉइस माफ है, भले ही टर्न हो, जैसे बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, उनके लिए इनवॉइस माफ है, चाहे टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर ही हो। तो उन लोगों को अपनी इनवॉइस पे डिक्लेरेशन देनी है कि हमारी टर्नओवर भले ही 5 करोड़ से ऊपर है, लेकिन हमारे लिए इनवॉइस माफ है, तो ये डिक्लेरेशन मेंशन करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ जी, आप ध्यान करें, हमने चैप्टर 1 में बात करी थी, जीरो डेट सप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट और एसेट को सप्लाई आती थी, 2 तरीके से कर सकते हैं, आईजीएसटी पे कर बिना आईजीएसटी पे किए। आईजीएसटी नहीं पे करना तो आपको बॉन्ड या एलओटी फाइल करना होता था। तो आप जिस भी तरीके से आप ये जीरो डेट सप्लाई कर रहे हैं अपने इनवॉइस पे मेंशन करेंगे। आप आईजीएसटी पे करके कर रहे हैं तो ये वाली लाइन मेंशन करनी है, आईजीएसटी बिना पे किए कर रहे हैं तो ये वाली लाइन मेंशन करनी है। हाँ जी, जब आपने एक्सपोर्ट किया तो बायर होगा फॉरेन कंट्री में, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड के केस में अभी हमने बात करी थी, अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है, जो सामान बेचा हो 50,000 से ऊपर का बेचा है, जो सर्विस 50,000 से ऊपर की है, तो ये चीजें लिखनी होती है, नेम, एड्रेस उस रिसिपिएंट का, उसका स्टेट का नाम और कोड। भाई फॉरेन कंट्री में स्टेट का नाम कैसे लिखेंगे, यहां तो फॉरेन कंट्री का नाम आएगा ना फिर जी। तो ये अगला पॉइंट यही है कि अगर एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो स्टेट की जगह आप क्या लिखेंगे जी, फॉरेन कंट्री का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, बिल ऑफ सप्लाई। अभी तक हम टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ सप्लाई की। 2 केसेस में बिल ऑफ सप्लाई होगा, जब भी इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते तो बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा, और वो 2 केसेस हैं, अगर एग्जम्प्ट गुड सर्विस बेच रहे हो, दूसरा कंपोजिशन सप्लायर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ जी, क्या इनवॉइस कब आप गुड्स टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट दोनों सामान इकट्ठा बेच रहे हो, क्या एक सिंगल इनवॉइस इशू कर सकते हो, उसमें टैक्सेबल सामान और एग्जम्प्ट सामान। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करें तो टैक्स इनवॉइस अलग इशू होगा और एग्जाम चीज के लिए बिल ऑफ सप्लाई अलग इशू होगा। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो तो आप एक ही इनवॉइस इशू कर सकते हैं, जिसे हम टैक्स इनवॉइस का बिल ऑफ सप्लाई बोला करते हैं। ओके, और रूल 46 में जो ऊपर कंटेंट पढ़े थे वही सेम यहां पर होंगे। अब ये इनवॉइस की कितनी कॉपी होंगी, गुड्स के केस में 3, सर्विस के केस में 2। हाँ जी, पहली कॉपी पेन से लिख रहे हैं वो बायर की, दूसरी कॉपी ट्रक वाले की, तीसरी कॉपी हमारी खुद की, हमारी बिल बुक में रहेगी। और अगर सर्विस की बात करें, ट्रक की बात ही नहीं आएगी यहां पर, तो 2 ही कॉपी होंगी, रिसीपिएंट और सप्लायर की। ठीक है, फिर इसके बाद इन इनवॉइसेस की डिटेल रिटर्न एक जाती है जीएसटीआर 1, उसमें देनी होती है। नेक्स्ट, हाँ जी, एडवांस जब रिसीव होगा तो क्या बनेगा, रिसिप्ट वाउचर। अब हम
कई प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जिसपे 5% रेट भी है, 12% जीएसटी का रेट भी है, 18% भी है। जो कस्टमर हमारे पास है उसने बताया ही नहीं है एडवांस किसके बदले में दे रहा हूं, वो बाद में परचेज करेगा तब पता लगेगा। तो मैं क्या रेट लगाऊं इस एडवांस पर? 18%। अगर रेट ऑफ टैक्स डिटरमिनेबल नहीं है तो 18%। अब वो जो बायर में से परचेज करना है वो कई स्टेट्स में उसकी दुकानें हैं, तो अब वो ये नहीं बता रहा है कि किस दुकान के लिए सामान परचेज करना है। तो अगर ये नहीं पता, नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता, तो इंटरस्टेट सप्लाई। हाँ जी, अब इसी से रिसिप्ट वाउचर से कनेक्टेड है रिफंड वाउचर। हाँ जी, मैंने आपसे सर्विस के पैसे एडवांस में ले लिए, बाद में अपना एग्जांपल लेता हूं, वो मैं बैच नहीं ले पाया किसी वजह से, तो बैच हो गया कैंसिल, तो क्या मेरे को आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे? जी हाँ, पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो इस रिफंड करने के लिए क्या इशू करूंगा? मैं रिफंड वाउचर इशू करूंगा। ध्यान रहे, एडवांस पर रिसिप्ट वाउचर इशू होना चाहिए, इनवॉइस इशू नहीं होना चाहिए। अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो बाद में फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात आएगी। एडवांस पर अगर आपने रिसिप्ट वाउचर इशू किया, इनवॉइस इशू नहीं करी है, तो ही रिफंड वाउचर की बात आएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेमेंट वाउचर। अरे क्या मजेदार है। अभी तक आपने सुना होगा माल बेचता जो बंदा वो इनवॉइस इशू करता है, ये माल परचेज करके आ रहा है कौन? 9394 में रिवर्स चार्ज में टैक्स देना बनता है, ये परचेज करके आ रहा है गुड्स या सर्विस को। किससे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। तो हमें खुद को, जो रिसिपिएंट है, जिस दिन रिसीव किया अपने प्रीमाइसेस में, उस दिन इनवॉइस इशू करना है। और जब हम इनको पेमेंट करेंगे तो क्या इशू करेंगे? पेमेंट वाउचर। तो रिसीव किया तो इसके लिए हमें इनवॉइस इशू करना, और हम इसको कनेक्ट करेंगे इनपुट और क्रेडिट के चैप्टर में। हमने अगर 9394 वाली कोई सप्लाई रिसीव करी है, तो जब मैंने रिसीव किया तब मैंने इनवॉइस इशू किया, इसी के बेस पे मेरे को क्रेडिट मिलेगा। तो रिसीपिएंट को भी इनवॉइस इशू करना होता है। जो रिवर्स चार्जेस सप्लाई होती है, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लाई से, रजिस्टर्ड सप्लाई से नहीं, ध्यान रहे, अनरजिस्टर्ड सप्लाई से परचेज करी तब। आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा? ये कंटेंट होगा। जैसे इनवॉइस के लिए था, ऐसे कंटेंट है, ये आप खुद पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। ई इनवॉइसिंग क्या होती है जी? हाँ जी, ई इनवॉइसिंग सप्लायर है, बायर है, और ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। सप्लायर अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाकर इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को भेजता है, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है INV01, इसमें भेजा जाता है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भेज दिया, अब ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल इस पर IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, और एक QR कोड ऐड कर देता है। जब इस इनवॉइस पर ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, तब हम उसे बोलेंगे ई इनवॉइस। अगर ये ऐड नहीं है तो डिफेक्टिव इनवॉइस है जी। ये अब IRN QR कोड ऐड हो गया, तो अब इस ई इनवॉइस को सप्लायर बायर के पास भेजेगा, इसके बेसिस पे बायर क्रेडिट ले सकता है। अगर सप्लायर ने डायरेक्टली बायर के पास इनवॉइस बनाकर भेज दिया, पोर्टल को नहीं भेजा, तो वो डिफेक्टिव इनवॉइस भेजा है, बायर को क्रेडिट मिल सकता है। तो एक ई इनवॉइस कब बनता है? जब आपकी नॉर्मल इनवॉइस पर दो चीजें ऐड हो जाएं, IRN और QR कोड, इनवॉइस रेफरेंस नंबर और QR कोड। ये कौन ऐड करके देता है? ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऐड करके देता है। तो देखो फिर आपका इनवॉइस ऐसे दिखता है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका IRN है, ये IRN है, और ये आपको दिख रहा है, ये QR कोड है, ये QR कोड है। तो जब ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी इस नॉर्मल इनवॉइस के ऊपर में, तब इसे हम क्या नाम देंगे? तब हम इसे ई इनवॉइस का नाम देंगे, ई इनवॉइस का नाम देंगे। ठीक है जी। तो एक बार देखेंगे हम अपने नोट्स में क्या। हाँ जी, यहां हमने लिख कर दिया आपको। आप अपने इनवॉइस को, फॉर्मेट है INV01, इस फॉर्मेट में अपलोड करते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसे हम IRP बोलते हैं। फिर इनवॉइस, ये IRP क्या करता है? रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या करता है? आपके इनवॉइस पर दो चीजें ऐड कर देता है, क्या क्या? IRN और QR कोड। तो नॉर्मल इनवॉइस पर जब ये दो चीजें ऐड हो जाती है, उसे नाम देते हैं ई। हाँ जी, अगर ये IRN नहीं है तो ये इनवैलिड इनवॉइस है, इनवैलिड इनवॉइस के ऊपर में बायर क्रेडिट नहीं ले सकता। अगली बात, अभी हमने बात करी थी गुड्स के केस में 3 कॉपी होती है, सर्विस केस में 2 कॉपी होती है। अगर ई इनवॉइस है तो फिर ये 3 कॉपी या 2 कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, यही एक ही काफी है। अच्छा, ये ई इनवॉइस के प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? क्या कोई भी सामान बेचो उस पर एप्लीकेबल है? ना 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 ना। जो भी B2B, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, B2B सप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए ई इनवॉइस जरूरी है। वो भी सभी डॉक्यूमेंट के लिए, B2B सप्लाई के सभी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं। अभी हमने रिसिप्ट वाउचर की बात करी थी, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर की बात करी थी, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ उसके इनवॉइसेस क्रेडिट डेबिट नोट पर, और अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट इनवॉइस पर। ठीक है, तो B2B, B2C नहीं, B2B रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करिए, उसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करिए, उनके इनवॉइसेस क्रेडिट डेबिट नोट पर और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है। इनवॉइस ये किस पे एप्लीकेबल है? किस बंदे पर एप्लीकेबल है जी? वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर
17-18 से लेके अब तक। अब 23-24 चल रहा है, जीएसटी 17-18 से आया था, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 नहीं, 23-24 तो अभी चल रहा है, तो 23-24 से पिछले किसी भी साल में अगर टर्नओवर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आपकी एक से ज्यादा यूनिट है अलग अलग स्टेट में, सभी का टोटल मिलाकर अगर 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, तो आप B2B सप्लाई के लिए ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है। B2B और एक्सपोर्ट वाले इनवॉइसेस के लिए आप ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है। अच्छा, हाँ जी, अभी हमने बात करी थी B2B मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करियो। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी को सेल करें, इनके पास टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन है, क्या रजिस्ट्रेशन तो है ना, B2B माना जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करिए भाई, रजिस्टर्ड सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, तो रजिस्टर्ड है। जी हाँ, इनके लिए भी ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। अगर हम ये माना जाएगा हम रजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल करेंगे, तो जरूरी नहीं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाले को सेल कराओ, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे उसके पास टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो। अब किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन, वो यहां पर दे रखा है, उसे हम बाद में करेंगे। पहले एक बार ये चार्ट से दिखा देते हैं पेज 9.8 पर। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाते हैं, ठीक है, और इस इनवॉइस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट INV 01 में जो डिटेल्स बताई हैं उस फॉर्मेट के हिसाब से बनाते हैं। कौन बनाएगा, ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीवियस ईयर में 17-18 से लेकर अब तक 5 करोड़ से ऊपर है। कौन से डॉक्यूमेंट के लिए, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, उनके लिए जरूरी नहीं है, किसके लिए, B2B सप्लाई, उसके इनवॉइस डेबिट नोट के लिए, और दूसरा एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है जी, एक्सपोर्ट के लिए। अब आप इसको बनाकर कहां भेजेंगे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। मैंने नंबरिंग कर रखी है, ये 5वें नंबर पर। अब 6ठे नंबर पर ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या करेगा, इस पर IRN और QR कोड ऐड करेगा। ये IRN 64 डिजिट का होता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखेगा, QR कोड भी दिखेगा। तो ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब ये IRN और QR कोड ऐड कर देता है तो वो ई इनवॉइस माना जाता है। जब तक ये दो चीजें नहीं है तब तक वो इनवैलिड इनवॉइस है। हाँ जी, फिर इसके बाद 8वां पॉइंट, ये जो इसने IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर डाला है, तो एक होता है इनवॉइस नंबर, दोनों में फर्क है क्या, इनवॉइस नंबर हमने अपने इनवॉइस पर जो लिख के दिया था वो होता है, IRN जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने हमें डाल के दिया, तो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हमसे गलत बन गया इनवॉइस, तो क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, नंबर 9, जी हाँ, 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद ये मेन पोर्टल जो जीएसटी का है वहां पर चला जाता है। फिर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है तो उस मेन जीएसटी पोर्टल से होगी। हाँ जी, जीएसटी के 3 पोर्टल हैं, एक मेन पोर्टल है gst.gov.in, एक इनवॉइस का पोर्टल है जो हम बात कर रहे हैं, एक ई वे बिल का पोर्टल, तो 3 पोर्टल है, ठीक है। तो अब ये जो डाटा है इनवॉइस वाला पोर्टल कहां भेजेगा, नंबर 10 जीएसटी पोर्टल को और ई वे बिल पोर्टल को। क्यों, आपकी हेल्प के लिए भाई। जीएसटी पोर्टल को भेजेगा तो क्या होता है, आपको एक GSTR 1 फाइल करनी होती है मंथ के एंड में, अगर मंथली है तो 11 तारीख तक जाती है, जिसमें आपकी सेल बिल की डिटेल जाती है बिल वाइज। तो ये जो बिल आपने यहां अपलोड किए ये ऑटोमेटिकली GSTR 1 में फिल होकर आएंगे। जब आप अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं तो बायर को 2A में परचेज, 2B में क्रेडिट दिखने लगता है। तो यहां पर चूंकि GSTR 1 ऑटोमेटिक फिल होकर आएगी तो बायर के लिए 2A 2B वाली भी जनरेट हो जाएगी। ये हेल्प मिलेगी आपको, अगर आप सिर्फ इनवॉइस पोर्टल पर डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी GSTR 1 बनी हुई आएगी, और इसके अलावा 2B बार के लिए बनी हुई आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ई-वे बिल से रिलेटेड ट्रक की डिटेल भी उसमें ई इनवॉइस में डाल दे तो आपका ई-वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। ये आपकी हेल्प होगी, ये हेल्प होगी, ठीक है। अच्छा, एक इसमें और चीज, अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो जब बंदा माल लेके जाता तो उसे इनवॉइस और ई-वे बिल साथ में लेके चलना पड़ता है, बीच रास्ते में अगर डिपार्टमेंट पकड़े तो उसको दिखा दे। लेकिन अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर अपने मोबाइल में रखो, बस ट्रक वाला अपनी इनवॉइस रेफरेंस नंबर अपने मोबाइल में रखे, बस वही दिखा देगा, ये फिजिकल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, इनवॉइस की फिजिकल कॉपी उठा के चलने की जरूरत नहीं है, वही रेफरेंस नंबर दिखा देगा, क्योंकि ई इनवॉइस तभी तो फायदा है ना जी। अब ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन किस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये B2B सप्लाई के लिए ये नहीं एप्लीकेबल है, B2C सप्लाई के लिए, B2C सप्लाई के लिए अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस इशू करा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जी, इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी अपने ऊपर थोड़ा ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, चालू है। SEZ यूनिट, हाँ जी, SEZ डेवलपर के लिए एप्लीकेबल है, SEZ यूनिट को माफ किया हुआ है। इंडिया में कुछ एरिया ऐसा है जहां से मेनली एक्सपोर्ट होता है। अब नोएडा में कुछ एरिया मान लीजिए रिलायंस ने डेवलप किया, तो रिलायंस है डेवलपर पर ये ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है।
लेकिन जो एससीजेड यूनिट है उसे माफ कर रखा है। हाँ जी, अब नोएडा में कुछ एरिया एससीजेड है, बाकी एरिया डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है। आपकी ऑफिस, आपकी दुकान एससीजेड में भी आप वहां से एक्सपोर्ट करेंगे। आपका इंडिया में भी सामान बेचने का तो डीटीए वाली वहां पे भी शॉप खोल रखी है। तो अगर डीटी और एससीजेड दोनों में आपकी दुकानें हैं, दोनों के टर्नओवर मिलाकर देखेंगे, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो जो डीटी वाली यूनिट होगी उसके लिए आपको इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। यहां हमने इस एग्जांपल में ये समझाया था, ठीक है। अच्छा, एसेट यूनिट को माफ कर रखा है, लेकिन अगर आप एसेट यूनिट को कुछ सामान बेचते हैं, आपके लिए माफी नहीं है। तो अगर आप सप्लाई करते हैं एसेट यूनिट को तो आप पे इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये वाली बात होगी। नेक्स्ट, किन किन के लिए और एप्लीकेबल नहीं है, ये 3rd से 6th तक जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाले पॉइंट अभी हम डायनेमिक क्यूआर कोड की बात करेंगे, वहां पर उनके लिए भी ये माफ है। कौन कौन से, एक बार मैं स्लाइड से दिखाता हूं कौन कौन किस किस के लिए इनवॉइसिंग और माफ है। हम बात कर रहे हैं जी, इनवॉइसिंग माफ है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, दूसरा बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी के लिए, तीसरा गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले देने पर। इसके अलावा जहां मल्टीपल मूवीज एक साथ चल रही हैं अलग अलग स्क्रीन पर, ऐसी मल्टीपल स्क्रीन वालों के लिए इनवॉइसिंग के प्रोविजन माफ है, चाहे इनकी टर्नओवर कितनी भी हो। तो तभी रूल 46 कहता है इनके लिए माफ है ना, भले इनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो ये क्या अपने इनवॉइस पर लिख देंगे, हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है लेकिन हमारे पास इनवॉइसिंग के प्रोविजन माफ है। इनके लिए ऐसे डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन भी माफ हुआ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, बैंक का काम, मेन काम है लोन देना और लोन लेना, पैसा आपका डिपॉजिट करना और लोन देना, ये मेन काम है उसका। इसके अलावा वो गोल्ड भी बेच देता है, बुलियन भी बेच दिया करता है। तो क्या बैंक की मेन सर्विस के लिए इनवॉइसिंग के प्रोविजन माफ है, या बैंक पूरा ही माफ है, कोई भी काम कर रहा है पूरा ही माफ है जी। एंटिटी एज अ होल, चाहे वो गोल्ड भी बेच रहा हो उसके लिए भी इनवॉइसिंग के प्रोविजन माफ है। आंसर, हमारे पास एक सर्कुलर आया था जिसमें हमने आंसर डिस्कस किया था, ये सर्कुलर था। तो एज अ एंटिटी एज अ होल माफ है। फिर नेचर ऑफ सप्लाई नहीं देखनी उसकी, वो गोल्ड बेच रहा है कि वो अपनी बैंकिंग सर्विस दे रहा है, ठीक है। यहां ये बात हो गई। अब हाँ जी, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई आप करें, आप सप्लायर है, सप्लायर पर इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है। लेकिन जो बंदा रिसीव कर रहा है 94 वाली या इंपोर्ट ऑफ सर्विस या इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो उसके लिए इनवॉइसिंग के प्रोविजन नहीं है, रिसिपेंट के लिए नहीं है यहां पर, ठीक है। यहां हमारा इनवॉइसिंग की बात हो गई खत्म, इनवॉइसिंग बात। अब आते हैं क्यूआर कोड एंड डायनेमिक क्यूआर कोड। क्यूआर कोड तो अभी मैंने किया ही था। इनवॉइस के ऊपर में ये आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, क्यूआर कोड ऐड करके दिया करता था। किसके लिए जरूरी था, ई इनवॉइस के लिए। और इनवॉइस किन पे एप्लीकेबल था, जिनकी टर्नओवर किसी भी साल में प्रीवियस ईयर में 17-18 से लेकर अब तक 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। ये क्यूआर कोड की बात थी। अब मैं बात करने जा रहा हूं डायनेमिक क्यूआर कोड की। ये क्यूआर कोड बी2बी सप्लाई के लिए था, डायनेमिक क्यूआर कोड बी2सी इनवॉइस के लिए। इसे समझाने के लिए पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, जरा ये देखिए। हाँ जी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई कोरोना काल में, तो उसे बचाने के लिए ये कुछ नई इजाद की गई टेक्नोलॉजी। भाई यहां पर आपको, अब आप देखेंगे यहां रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, बड़े रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहां पर मेनू कार्ड नहीं रखा हुआ, वहां ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करो और वो मेनू कार्ड आपके मोबाइल में खुल जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन किया, अब इसी से अब क्या परचेज करना है, ये क्या पिज्जा, बर्गर, केक, कोल्ड ड्रिंक क्या परचेज करनी है, चाय परचेज, इसने केक का और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो इसके पास अब केक और कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा और खाएगी पिएगी। फिर जब खाएगी पिएगी ये आ गया, इसके बाद ये फिर क्यूआर कोड दिखाया जाएगा, इसको स्कैन करेगी, पेमेंट करेगी, निकल लेगी। अब ये काम तो आपने भी किया होगा, जब आप कोई कपड़े परचेज करने जाते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो या कुछ खाने पीने कहीं पे भी जाते हो, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया। जो आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो वो स्टैटिक क्यूआर कोड है, क्योंकि उस बंदे का नाम आ जाता है, सिर्फ आप अमाउंट फिल करते हो और पेमेंट हो जाती है ना। अमाउंट फिल करते हो और पेमेंट हो जाती है, वो स्टैटिक क्यूआर कोड है। डायनेमिक क्यूआर कोड अलग है। डायनेमिक क्यूआर कोड में 6 चीजें दिखनी चाहिए, उसमें इनवॉइस का नंबर भी दिखना चाहिए उस बंदे का, सप्लायर का नाम भी दिखना चाहिए, उसका बैंक का डिटेल भी दिखनी चाहिए, उस जीएसटी का अमाउंट भी दिखना चाहिए, इनवॉइस की वैल्यू भी दिखनी चाहिए। ये 6 चीजें उसमें बताई गई है, वो दिखनी चाहिए। तो हर बंदे को जिसको माल बेचा उसका इनवॉइस नंबर अलग होगा ना, तो हर एक के लिए अलग क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा, तो वो डायनेमिक हो गया, हर एक के लिए अलग अलग जनरेट हो रहा है। स्टैटिक क्या हो गया, स्टैटिक हो गया कि वो जो आप जो स्कैन करते हैं सीधा उसका नाम आ जाता है, अमाउंट भरते हैं, खुद भरते हैं ना अमाउंट,
वो स्टैटिक क्यूआर कोड है, उसमें इनवॉइस नंबर नहीं दिखता ना, वो स्टैटिक क्यूआर कोड है। ओके, तो आइए जरा अब हम वापस आए। हाँ जी, डायनेमिक क्यूआर कोड में ये B2C इनवॉइस के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये डायनेमिक क्यूआर कोड B2C इनवॉइस के ऊपर में प्रिंट करना है या अपनी सिर्फ स्क्रीन पर दिखा दे, अपने लैपटॉप पे दिखा दे, उससे काम चल जाएगा। ये डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी, या तो इनवॉइस पर प्रिंट कर दे या फिर वो अपनी मशीन पर अपनी डिजिटल डिस्प्ले कर दे। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहां पर, ये देखिए, या तो अपने लैपटॉप पर डिजिटल डिस्प्ले कर दे तब भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी, या फिर वो इनवॉइस पर प्रिंट कर दे। ये इनवॉइस है ना, इस पर प्रिंट कर दे। पर्पस क्या है इसका? चोरी को रोकना। जो B2C इनवॉइसेस होते हैं, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हो, वो कैश में दे देता है। अब इनवॉइस गवर्नमेंट को दिखाते ही, जीएसटी उसका गवर्नमेंट को देते ही नहीं। अब अगर आपको क्यूआर कोड, ये डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना पड़ जाए इनवॉइस पे, अब वो स्कैन करेगा, पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में आएगी, तो पकड़ में आ गया ना, बैंक में आएगी तो जीएसटी देना पड़ जाएगा ना उसको, तो वो चोरी नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए उन्होंने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट बोली। अच्छा, ये डायनेमिक क्यूआर कोड या तो स्क्रीन पर दिखाना है या फिर इनवॉइस पर प्रिंट करना है। अब आइए जरा वहां वापस, स्क्रीन पर दिखाना है, इनवॉइस पर प्रिंट करना है। ओके, किसके लिए एप्लीकेबल है? B2C इनवॉइसेस के लिए, क्योंकि B2B के लिए तो हमने इनवॉइस कर दिया ना, B2C इनवॉइसेस के लिए। किसके लिए जरूरी है ये? जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीवियस ईयर में 17-18 से लेके अब तक 500 करोड़ से ऊपर है। वहां 5 करोड़ की बात, यहां 500 करोड़ से ऊपर की बात। ठीक है, तो ये B2C मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल करे उसके लिए है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिलता है, आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसे GSTN बोलते हैं। कुछ लोगों के पास UN होता है, UN होता है। क्या UN ये परचेज पर जीएसटी का रिफंड लेने के लिए? जी हाँ, ये फॉरेन एम्बेसी जैसे यूएसए की एम्बेसी अगर कुछ परचेज करती है तो उसे UN लेना होता है। क्या उसे रजिस्टर्ड माने कि अनरजिस्टर्ड माने? ये जीएसटी नहीं है, इसे अनरजिस्टर्ड ही माना जाएगा। तो अगर आपने यूएसए की एम्बेसी को कुछ सामान बेचा है तो आपको अपनी इनवॉइस पर डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना है या अपनी स्क्रीन पर उसे दिखाना है। अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपको अपनी इनवॉइस पर डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना है। हम इसे अनरजिस्टर्ड मानेंगे जीएसटी में, जिनके पास यूएन होता है। अच्छा, किन किन लोगों के लिए माफ है, एक बार पढ़ो, ये बताने की जरूरत है। अभी आपने इनवॉइस के लिए पढ़ा था, पढ़े जरा यही। वही सेम है, इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले, मल्टीपल स्क्रीन। एक्स्ट्रा क्या है? ये ओआईडीआर के सप्लायर जो है आउटसाइड इंडिया से अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, मतलब वो नेटफ्लिक्स की बात हो रही है जो सीएसटी को सर्विस दे रहा था, तो इसके लिए भी डायनेमिक क्यूआर कोड माफ है। चलते हैं इसके बाद आगे। हाँ जी, अब एक सर्कुलर डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। उसने आपको डिजिटली डिस्प्ले किया, अपनी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाया, तो इसने बोला था ना बस इतना दिखाना है, तो उसने आपको डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाया, लेकिन बायर ने जो पेमेंट करी वो कैश में कर दी, इसको स्कैन किया ही नहीं। क्या डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कम? भाई उसने तो बोला था आप दिखा दो स्क्रीन पर, हमने दिखा दिया स्क्रीन पर। क्या अब इस केस में इनवॉइस पर प्रिंट करना जरूरी है? नहीं, नहीं जरूरी है। बस इनवॉइस पर आप क्रॉस रेफरेंस दे दो कि इसने पेमेंट कैश में करी है, लेकिन इनवॉइस प्रिंट होने से पहले पहले ये लिखना होगा कि कैश में पेमेंट करी है। हाँ जी, हमने उसे डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाया, लेकिन उसने पेमेंट कैश न करके उसने ये कैसे करी पेमेंट? ये ऑनलाइन पेमेंट कर दी। कैसे? नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, या थोड़ा सा कैश थोड़ा ऑनलाइन पेमेंट। तब यहां पर अगेन इनवॉइस पे क्रॉस रेफरेंस दे दो। अगर उसने नेट बैंकिंग से पेमेंट करी है तो कोई ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई होगी, वो रेफरेंस दो, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम, अमाउंट और मोड, कौन से मोड से पेमेंट करी है, ऑनलाइन बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ये सब क्रॉस रेफरेंस दे दो इनवॉइस पे, इनवॉइस प्रिंट होने से पहले। तो हम ये डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट मान लेंगे। भाई आपने स्क्रीन पे दिखाया था वैसे कंप्लीट रिक्वायरमेंट, आपने उसने स्कैन ही नहीं किया, उसको स्कैन करके पेमेंट करनी थी, उसने बिना उसको स्कैन किए या तो कैश पेमेंट कर दी या नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। तो कहने इनवॉइस पे उसका क्रॉस रेफरेंस दे दो कि वो ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम, अमाउंट और कौन से मोड से पेमेंट करी वो मेंशन कर दो।
अगर कैश पेमेंट करिए तो क्या क्रॉस रेफरेंस दोगे, ये लिख दो 200 का एक नोट है, एक 50 रुपए का नोट है, ये नहीं लिखना, बस यही लिखना है कि कैश पेमेंट दिए इस टाइम पर ये डेट, बस। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस, हमने कोई स्क्रीन पे दिखाया है नहीं क्यूआर कोड, फिर ये तीन केसेस। हाँ जी, पर्पस क्या है, चोरी रुके। अब अगर हम उसे अवेलेबल कराते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है यूपीआई से। तो अगर हमने ना तो इनवॉइस पे प्रिंट किया है, ना ही स्क्रीन पे दिखाया, फिर भी ये सर्कुलर कहता है कंप्लीट मानी जाएगी रिक्वायरमेंट, ये क्यूआर कोड की डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी अगर ऑनलाइन पेमेंट हमने उसको पे करने के लिए प्रोत्साहन दिया, वही हम इनवॉइस पर उसका क्रॉस रेफरेंस दे दें। अगर प्रीपेड इनवॉइस है, प्रीपेड मतलब इनवॉइस प्रिंट होने से पहले, जैसे आप कपड़े परचेज करने गए, कपड़े सेलेक्ट कर लिए, अब आप उसको सेल काउंटर पर लेके जाते हैं, सेल काउंटर पर वो पूछता है कैसे पे करोगे, कैश पे करोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे, कैसे पे करोगे, तो अभी उसने इनवॉइस प्रिंट नहीं किया ना, तो इनवॉइस पर वो क्रॉस रेफरेंस देगा, फिर प्रिंट करेगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रीपेड इनवॉइस। बस क्रॉस रेफरेंस दे दे पेमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपने पेमेंट करी या कैश से पेमेंट करी, इनवॉइस पे क्रॉस रेफरेंस दे दे, फिर इनवॉइस प्रिंट करे, तो ये रिक्वायरमेंट डायनेमिक क्यूआर कोड वाली कंप्लीट मानी जाएगी। इको के थ्रू अगर सप्लाई हुई है तो वो क्रॉस रेफरेंस दे दे पेमेंट का, इनवॉइस के ऊपर में ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर पेमेंट आप इनवॉइस प्रिंट होने के बाद कर रहे हो, फिर इस इनवॉइस पर डायनेमिक क्यूआर कोड होना ही चाहिए। फिर डायनेमिक क्यूआर कोड ऐसा नहीं कर सकते कि प्रिंट ना करो, फिर क्रॉस रेफरेंस नहीं चलेगा। बाद में प्रिंट होने के बाद पेन से लिख कर दो क्रॉस रेफरेंस, वो नहीं चलेगा, प्रिंट होने से पहले ही क्रॉस रेफरेंस देना होगा। ये ऐसा सर्कुलर बोलता है। फिर इसके बाद अगला सर्कुलर, इसी के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए। हाँ जी, क्या एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना? नहीं, इसके लिए तो हमने ई इनवॉइस में कवर कर लिया ना इसको, एक तरीके से B2B सप्लाई मान लिया। अच्छा, फिर अगला, कई बार क्या होता है, सर्विस एक्सपोर्ट नहीं हुई लेकिन पैसा फॉरेन करेंसी से आया, रिसिपिएंट बाहर है, उसे हमने एक्सपोर्ट क्यों नहीं माना, रिसिपिएंट बाहर है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि इंडिया में, इसलिए उसे हम एक्सपोर्ट सर्विस नहीं मान रहे हैं। तो क्या डायनेमिक क्यूआर कोड लिख कर देना है, भाई पैसा आरबीआई के अप्रूव्ड रूट से बैंक में आया, तो यहां पर फिर डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट कर भी देते तो वो स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकता था, ये वजह है, इसलिए डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस में। हमने इसके ऊपर में, आपको ध्यान हो, एक आरटीपी का क्वेश्चन भी किया था। ऐसा क्वेश्चन था, भाई हम है सनमती इंडिया के हैं, रिसिपिएंट है जापान की कंपनी, इसने अपनी मशीन भेजी रिपेयर के लिए, अब हम रिपेयर करते हैं और इसको 2-3 महीने यूज करके फिर वहां भेज रहे हैं। तो अब याद करें प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन, अगर टेम्परेरी पर्पज से इंपोर्ट हुआ है गुड्स रिपेयर के लिए और आप उसे यूज करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो पीएस सेक्शन 13(3)(a) में ही निकाला जाएगा, जहां सर्विस दे रहे हो वो प्लेस सप्लाई होगा। हम इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, महाराष्ट्र के हैं हम, तो एलओएस भी महाराष्ट्र इंडिया होगा, प्लेस सप्लाई भी महाराष्ट्र इंडिया होगा। तो यहां पर भले ही पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ रही है, सर रिसिपिएंट बाहर का है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। रीजन क्या है, प्लेस सप्लाई आउट से इंडिया नहीं है। वैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन फुलफिल है, सप्लायर इंडिया का है, रिसिपिएंट बाहर का है, फॉरेन करेंसी भी आ रही है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। तो इस केस में क्वेश्चन ये था, क्या इनवॉइस पर आपको डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करके देना है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये वाली बात हमने यहां डिस्कस करी। फिर इसके बाद हाँ जी, इस डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करें तो क्या 6 चीजें दिखनी चाहिए? ये 6 चीजें हैं। क्या? सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखना चाहिए, सप्लायर का यूपीआई आईडी, सप्लायर का बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड, सप्लायर का जो इनवॉइस इशू किया इनवॉइस नंबर और डेट, इनवॉइस की वैल्यू और जीएसटी का अमाउंट, ये दिखनी चाहिए 6 की 6 चीजें, तभी तो डायनेमिक होगा। इनवॉइस नंबर हर एक में अलग अलग होगा ना, वही एक स्टैटिक क्यूआर कोड से काम नहीं हो सकता ना, हर एक के लिए अलग अलग क्यूआर कोड प्रिंट करना होगा ना, इसलिए नाम डायनेमिक क्यूआर कोड पड़ा। अब सवाल अगला सुने, अगर सप्लायर का बैंक यूपीआई आईडी से लिंक है तो पैसा कहां जाएगा? सीधा बैंक में जाएगा। फिर क्या ये बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी ना दिखे चलेगा? जी हां, फिर बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी ना दिखे चलेगा अगर यूपीआई आईडी से कनेक्ट है बैंक अकाउंट। तो नंबर 2, हाँ जी पेमेंट, हाँ जी यहां हमने बोला सप्लायर की यूपीआई आईडी दिखनी चाहिए क्यूआर कोड को स्कैन करने पे। लेकिन अगर मान लीजिए माल बेचा जा रहा है किसके थ्रू? अमेजोन के थ्रू। अब ये मिस पी अमेजोन की वेबसाइट पे आती है, तो अमेजोन जो क्यूआर कोड दिखाएगा इसमें अपना सप्लायर मिस्टर ए सामान बेच रहा है अमेजोन के थ्रू, मिस्टर ए का थोड़ा ना दिखाएगा ये यूपीआई आईडी, वो तो अपना दिखाएगा ना अपने क्यूआर कोड में अपना, क्योंकि पेमेंट तो अमेजोन ने कलेक्ट करनी है। तो सवाल ये है
क्या अगर ये अमेजोन के थ्रू, इको के थ्रू सामान बेचा जा रहा है, तो क्या इको, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना सप्लायर की जगह अपना बैंक अकाउंट, अपना यूपीआई आईडी दिखा सकता है? जी हाँ, अपना ही दिखाएगा। ये वाली बात इसमें की गई है सर्कुलर में। हाँ जी, ये इसमें सर्कुलर में ये वाला पॉइंट बात की गई। अब नेक्स्ट, इनवॉइस नंबर और डेट के लिए सुनो। आप रेस्टोरेंट पर जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, इनवॉइस बाद में जनरेट होता है, लेकिन पहले ऑर्डर आईडी जनरेट होती है। अब कैश काउंटर पे गए, वो उस टाइम पे ऑर्डर आपने दिया, ऑर्डर आईडी जनरेट हो गया, इनवॉइस बाद में प्रिंट होगा, अभी नहीं प्रिंट हो रहा। तो क्या उस डायनेमिक क्यूआर कोड में इनवॉइस नंबर की जगह ऑर्डर आईडी दिख सकती है? तो ऐसे सप्लायर जिनकी ऐसा काम है, तो वहां पर ऑर्डर आईडी दिख सकती है जी। ऑर्डर आईडी, रेफरेंस नंबर दिख सकता है, लेकिन दो शर्तें फुलफिल करनी होंगी। वैसे तो इनवॉइस नंबर ही दिखना चाहिए, लेकिन यहां पर हम ऑर्डर आईडी से काम चला लेंगे। शर्त यह है, दो शर्तें, ये जो इसका सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है इस रेस्टोरेंट का, उसकी ऑर्डर आईडी और इनवॉइस का आपस में लिंक वहां पर हो। अगर डिपार्टमेंट का भी चेक करना चाहे तो वो कर ले। नंबर दो, इनवॉइस के ऊपर में ऑर्डर आईडी और इनवॉइस का लिंक उस पर प्रिंट कर दे, ये क्रॉस रेफरेंस दे, इस ऑर्डर आईडी के बदले में इनवॉइस इशू किया गया, तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अब इनवॉइस वैल्यू दिखनी चाहिए क्यूआर कोड को, टोटल इनवॉइस वैल्यू दिखनी चाहिए। मान लीजिए सामान बेचा 10,000 का, कितने का? 10,000 का। अब अगर मान लीजिए 10,000 दिखना चाहिए वैसे तो, अगर उसने 2,000 पहले ही एडवांस दे दिया था, तो अब डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करने पे 8,000 दिखना चाहिए ना, वो दोबारा थोड़ा 10,000 देगा। या तो उसने एडवांस दे दिया, या उसने कोई कूपन लगाया, डिस्काउंट कूपन लगाया है, तो वो 2,000 वहां एडजस्ट हो रहा, तो अब कितना दिखना चाहिए? डायनेमिक क्यूआर कोड स्कैन करने में 8,000 ही दिखेगा। उन्होंने कहा ठीक है, इससे काम चल जाएगा। बस इनवॉइस पर फिर ये रेफरेंस दे दो, इसने पहले एडवांस दे रखा था या इसने कोई डिस्काउंट कूपन लगाया, ये वाला रेफरेंस दे दो, तभी हम यहाँ पर 8,000 दिखा रहे हैं क्यूआर कोड में। नेक्स्ट, जीएसटी की बात थी, यहां हमारा डायनेमिक क्यूआर कोड हो गया। रूल 55 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आएंगे रूल 55A पर। हाँ जी, ई वे बिल के लिए आप पढ़ेंगे, ई वे बिल का एक अलग चैप्टर है, वहां चैप्टर 17 है शायद, उसमें आप पढ़ेंगे ई वे बिल के बारे में। ये एक रूल 55A उससे रिलेटेड है। कुछ केसेस में ई वे बिल माफ होता है, जैसे सिलेंडर जा रहा है पैकिंग के लिए, गैस का सिलेंडर जा रहा है पैकिंग के लिए, ई इनवॉइस, उस केस में ई वे बिल नहीं बनाना होता। तो कुछ केसेस में ई वे बिल नहीं बनाना होता, तो ई वे बिल नहीं बनाना तो साथ में लेकर भी नहीं चलेंगे। वैसे जब भी आपका माल जाएगा तो इनवॉइस होना चाहिए और ई वे बिल होना चाहिए, ई वे बिल होना चाहिए। लेकिन अगर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या सिर्फ इनवॉइस होना चाहिए? जी, रूल 55 कहता है तब आपके पास इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट, एक सेक्शन 31A है, इसका प्रैक्टिकल फ्लेवर लेने के लिए मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको सेक्शन 31A पर। कहां गया? ये रहा। हाँ, सेक्शन 31A पर एक कपड़े बेचने वाली दुकान है, उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। तो जब ये कस्टमर से पेमेंट ली, वो कभी पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे से पे कर रहे हैं, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से पे कर रहे हैं। इससे तो पॉपुलैरिटी, ये यूएसए वाली कंपनी के लोग हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है, इंडिया की थोड़ा ना कोई इसमें पॉपुलैरिटी हो रही है। तो यहां पर भारत सरकार ने कुछ पेमेंट के ऑप्शन बनाए, डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, भीम यूपीआई क्यूआर कोड, ये बनाया कि अब इसके लिए कस्टमर को प्रोत्साहित किया जाए कि आप इनके थ्रू पेमेंट करो। कस्टमर क्यों प्रोत्साहित होगा? वो तो उसी से ही लगा हुआ है। तो सप्लायर को बोला गया, तुम एक काम करो, रिसिपेंट को ये वाले मोड्स अवेलेबल कराओ। बोले हम क्यों अवेलेबल कराएं? सप्लायर को बोला गया, दुकानदारों को बोला गया, तुम एक काम करो, अगर ये वाले मोड अवेलेबल कराओगे ना, पेटीएम को जितनी तुम कमीशन देते हो ये पेमेंट के लिए, हम उसकी 40% की कमीशन, मतलब खर्चा इतना कम कर देंगे तुम्हारा, 40% ही तुमसे कमीशन चार्ज करेंगे। तो अब सप्लायर ये वाले मोड्स दिखाएंगे उनको पेमेंट के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 31A में जो सप्लायर दुकानदार है, वो कुछ ऐसे पेमेंट मोड्स अवेलेबल कराएगा रेसिपिएंट को कि तो इनके थ्रू, ये भीम यूपीआई कोड या भीम यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करो,
ये अवेलेबल कराएगा। ये सेक्शन 31 है इसके लिए। हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ, इनकम टैक्स में इश्यू हो रखा है, इसलिए मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दे दिया। ठीक है, तो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस का है सेक्शन 31। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, कुछ लोग जो भी डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, जैसे बैंक अपनी स्टेटमेंट इशू करता है या अपने लेटर हेड पर लिख कर दे देता है, उसी को हम इनवॉइस मान लेंगे। या कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। हाँ जी, इसमें हम सबसे पहले अब एक बात करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी। इसकी फुल फॉर्म ये नेक्स्ट पेज पे दे रखी है। ये क्या है जी, एक हेड ऑफिस है, इसकी ब्रांच है, ब्रांच 1 2 3 अलग अलग स्टेट्स में। इनका ऑडिट करता है सीए, लेकिन सीए इसका इनवॉइस इन ब्रांचेस को देने की बजाय हेड ऑफिस को दे देता है। अब सवाल यह है कि क्या ये हेड ऑफिस इस 18,000 का जीएसटी इन ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? इसके लिए जरूरी है पहले से आईएसडी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर ये इनको इनवॉइसेस इशू कर सकता है, आईएसडी इनवॉइस, आईएसडी इनवॉइस, फिर ये क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो ये इनवॉइस इशू करेगा आईएसडी, इसमें क्या क्या डिटेल देगा? आईएसडी इसमें जो हेड ऑफिस है अपना नाम पता रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी देगा, फिर ये ब्रांच 1 का नाम पता जीएसटी देगा, जितना अमाउंट क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूट किया वो मेंशन करेगा, और इनवॉइस की नंबर डेट होगी, ये इसमें यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा गलती से अगर कोई कॉमन सर्विस, ये कॉमन सर्विस है ना ऑडिट वाली, अगर एक कॉमन सर्विस का इनवॉइस ब्रांच 2 के पास आ गया, क्या ये इस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकता है हेड ऑफिस को, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर ले? जी हाँ, ये ट्रांसफर कर सकता है। तो ये कॉमन सर्विस का जो ब्रांच 2 इनवॉइस बनाएगी, इसमें क्या लिखेगी? ब्रांच 2 अपना नाम पता जीएसटी लिखेगी, फिर रिसिपिएंट हेड ऑफिस है, इसका नाम पता जीएसटी लिखेगी। इसके अलावा मिस्टर ए का भी रेफरेंस देना होगा, मिस्टर ए का भी जीएसटी इसे मेंशन करना होगा, इससे हमने कॉमन सर्विस ले ली, और फिर जितना अमाउंट ट्रांसफर किया वो मेंशन करना होगा। ये यहां पर लिखा हुआ है जी, ये यहां लिखा हुआ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रूल 46 में। अभी हमने कंटेंट पढ़ा था, कितने सारे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट होनी चाहिए, सप्लायर का नाम पता जीएसटी होना चाहिए, रिसिपिएंट का नाम पता जीएसटी होना चाहिए, गुड्स की वैल्यू, गुड्स की क्वांटिटी, डिस्काउंट का अमाउंट, वैल्यू जीएसटी, नीचे साइन, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये रूल 46 में रिक्वायरमेंट है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है। ये इनवॉइस का नंबर ना लिखे चलेगा, रिसिपिएंट का एड्रेस ना लिखे चलेगा, ये ऑप्शनल है, नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन बाकी डिटेल जो रूल 46 में आपने पढ़ी थी वो सारी होनी चाहिए, वो सारी होनी चाहिए। इसके अलावा ये इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी महीने में जितनी भी सर्विस दे एक क्लाइंट को, उसका एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं एट द एंड ऑफ अ मंथ में, मर्जी है, चाहे तो एक इनवॉइस इशू कर सकते हैं, और ये इस कंसोलिडेटेड इनवॉइस पर साइन या डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, जो गुड्स ट्रांसफर एजेंसी है, जो रूल 46 में इनवॉइस की डिटेल आपने पढ़ी थी वो तो होनी चाहिए, उसके अलावा ये और होने चाहिए। जो ये बिल्टी इशू करते हैं, ये कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, उस पर ग्रोस वेट, कंसाइनर का नाम, और फिर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहां से चलेंगे, कहां पहुंचेंगे, और कौन बंदा इस ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी पे करने के लायक है, ये सब आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है जी, ये ट्रक वाले को ये एडिशनल डिटेल डालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, जैसे रेलवे वाले, तो आप अपनी टिकट को, आपकी जो टिकट है उसे ही हम इनवॉइस मान लेंगे एक तो, और इस टिकट पर ये ऑप्शनल है, टिकट पे नंबर, सीरियल नंबर ना हो चलेगा, एड्रेस ना हो चलेगा। जब आप टिकट परचेज करते हो आपसे पूछते हैं आपका एड्रेस क्या है, नहीं, तो कह रहे हैं ऑप्शनल है, लेकिन जो बाकी रूल 46 में इंफॉर्मेशन बताई गई थी वो होनी चाहिए इस पे। और इस टिकट के ऊपर में ये साइन, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, चलेगा चलेगा चलेगा। नेक्स्ट, जो मूवी की टिकट मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ये बेचा करते हैं, मूवी की टिकट को ही इनवॉइस मान लिया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को इनवॉइस मान लिया जाएगा। हाँ, इस पे रिसिपिएंट की डिटेल, वो आपसे पूछते हैं आपकी डिटेल, नहीं पूछते ना टिकट पे, नहीं डालते, तो कह रहा है ये ऑप्शनल है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन जो रूल 46 में बताई गई वो होनी चाहिए। और अगर सिंगल स्क्रीन है, जैसे थिएटर है, वहां पे एक ही मूवी चलती है, तो वो भी अगर ये वाली फैसिलिटी लेना चाहे तो हम उनको दे देंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 32, जो अनरजिस्टर्ड बंदा वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड में भी नॉर्मल वाला कलेक्ट कर सकता है, कंपटीशन वाला नहीं। 33, इनवॉइस पर टैक्स का अमाउंट अलग से शो करना है, अलग से शो करना है। अब आते हैं हमारे सेक्शन 34 पर, आखिरी सेक्शन।
इसमें क्रेडिट डेबिट नोट की बात है। ध्यान रहे जीएसटी में ये क्रेडिट डेबिट नोट सप्लायर ही इशू करेगा, रिसिपिएंट का यहां कोई रोल नहीं है। फाइनेंशियली प्रैक्टिकली जो वो इशू करते रहो, लेकिन जीएसटी में क्रेडिट डेबिट नोट कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा। अब हम पहले क्रेडिट नोट की बात करते हैं। 3 केसेस में क्रेडिट नोट इशू होगा। पहला, आपकी टैक्सेबल वैल्यू 18 थी, आपने ज्यादा चार्ज कर ली, 20,000 चार्ज कर ली, ग्रेटर देन इनवॉइस में आपने 20,000 चार्ज कर ली, तो 2,000 के लिए क्या इशू करना होगा? क्रेडिट नोट। या आपने टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया, चार्ज करना था 12, आपने 18 चार्ज किया, तो 6% के लिए क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। तो पहला, वैल्यू ज्यादा चार्ज कर लिया, टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया। नंबर 2, सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट इशू होगा। नंबर 3, गुड सर्विस आपने भेजी थी, वो कस्टमर कहता है कम मिली मेरे को, आपने 50 यूनिट भेजी थी, वो कह रहा है मेरे को 45 ही मिली है, तो 5 यूनिट के लिए आपको क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। अच्छा, क्या आप मल्टीपल इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? जी हां। और आप हर इनवॉइस का अलग अलग क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? जी हां, दोनों पॉसिबिलिटी। तो 3 केसेस में हमने बात करी क्रेडिट नोट की, लेकिन डेबिट नोट की बात करें तो सिर्फ एक ही केस में है। अगर आपने वैल्यू कम चार्ज करी, 20 चार्ज करनी थी, 18 चार्ज करी, तो 2,000 का डेबिट नोट। या जीएसटी कम चार्ज किया तो वैल्यू, या जीएसटी कम चार्ज किया तो डेबिट नोट। अब आप इस डेबिट नोट को हम सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी कह सकते हैं। ओके, ये डेबिट नोट कब इशू करना है? जिस महीने में आपने डेबिट नोट इशू किया, उसी महीने की जीएसटी 3B आप फाइल करना है, उसमें दिखा दो और अपना टैक्स दे दो विद इंटरेस्ट, बात खत्म। कब तक आप मैक्सिमम दिखा सकते हैं? जितनी देर करोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो जल्दी की जल्दी दिखाओ। और मैक्सिमम कब तक दिखा सकते हैं? कभी भी दिखा दो, क्योंकि टैक्स देना है ना। लेकिन ये जो क्रेडिट नोट आपने इशू किया है भाई, अब जैसे मान लीजिए आपने 12,000 जीएसटी चार्ज करना था, 18,000 जीएसटी चार्ज करके 6,000 का आपने क्रेडिट नोट इशू किया, तो इससे तो आप क्रेडिट नोट का मतलब क्या है? उस महीने जिस महीने आपने क्रेडिट इशू किया, उस महीने की जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें 6,000 टैक्स लेस करना चाहते हो ना आप अपना। क्रेडिट नोट का मतलब तो यही है कि आप टैक्स अपना कम करना चाहते हो। अगर आप ऐसा टैक्स कम करना चाहते हो तो उसी महीने जिस महीने क्रेडिट नोट इशू किया, उस महीने के रिटर्न में दिखा दो, उसी महीने में दिखा दो, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त है, बायर से क्रेडिट रिवर्स कराना पड़ेगा, बायर से क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ जी, मैक्सिमम आप कब तक दिखा सकते हैं इसे? डेबिट नोट के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं बताई, लेकिन क्रेडिट नोट के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट बता रहे हैं। मैक्सिमम अगले साल की 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न जो आपने फाइल करी विच एवर इज अर्लियर तक आपको ये दिखाना ही होगा, तभी आप अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप अगले साल की 30 नवंबर के बाद क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, फिर अपनी रिटर्न में शो ही नहीं कर पाओगे। वो बेशक इशू कर लो, लेकिन टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसे समझाने के लिए नेक्स्ट पेज से हमने ये आपको सर्कुलर का एग्जांपल दिखाया था, जरा यहां देखिए। 1 जुलाई 22 को सेल हुई, 20 अक्टूबर को सेल रिटर्न आ गए, तो अगले साल की 30 नवंबर से पहले भाई 22-23 की सेल थी, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की सेल थी, तो अगला साल 30 नवंबर से पहले पहले सेल रिटर्न आ रही है। हाँ, तो इसका क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा 20 अक्टूबर को ही। तो अब इसकी 3B कब जा रही है? अक्टूबर महीने की 20 नवंबर तक। तो जब 20 नवंबर तक रिटर्न जाएगी, उसमें मैं ये जो क्रेडिट नोट है जो उसमें टैक्स होगा वो मैं एडजस्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट नोट इशू करूंगा और टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करूंगा। शर्त ये है बायर से क्रेडिट रिवर्स करा दूं। बायर से क्रेडिट रिवर्स क्यों कराना है भाई? अगर मान लीजिए 6,000 आप जीएसटी अपना कम कर रहे हो, आपने पहले कितना चार्ज किया था? आपने पहले 18,000 जीएसटी चार्ज किया था अपने इनवॉइस में, आपने इनवॉइस में अपना 18,000 जीएसटी चार्ज किया था, तो बाहर ने 18,000 का क्रेडिट ले रखा होगा ना। अब अपने 6,000 कम करना चाहते हो क्रेडिट नोट इशू करके, तो पहले उससे लेस कराओ ना, उससे क्रेडिट रिवर्स कराओ ना। तो आपका वो क्रेडिट, आप अपना लायबिलिटी तभी एडजस्ट कर पाएंगे जब आप बाहर से क्रेडिट रिवर्स कराएं, या तो उसने क्रेडिट लिया ना हो या वो रिवर्स कर दे। अब अगला केस वही 2022-23 की सेल है, 1 जुलाई को सेल रिटर्न, ओहो 20 दिसंबर को हो रही है। क्रेडिट नोट भले ही इशू कर दो, लेकिन टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगले साल की 30 नवंबर के बाद ये सेल रिटर्न है, इसका क्रेडिट नोट अब आप शो ही नहीं कर पाओगे अपनी रिटर्न में, तो इसलिए आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो 30 नवंबर तक ही क्रेडिट नोट इशू होने चाहिए, तभी सेल रिटर्न, तभी आप क्रेडिट नोट इशू कर पाएंगे और वो अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर पाएंगे। 30 नवंबर के बाद नहीं। तो सर ये तो नुकसान हो गया। जी, ये नुकसान हो गया, लेकिन इस नुकसान को भरपाई करने के लिए एक अलग तरीका है। आप अपना टैक्स एडजस्ट करना चाहते हो तो क्रेडिट नोट मत इशू करो, कोई और तरीका अभी बताता हूं। लेकिन ये वाली बात देखो, ये ऊपर लिखी हुई है, ये जो आपने इस एग्जांपल से किया यहां पर दिया हुआ है। अगर क्रेडिट नोट टाइम लिमिट के अंदर इश्यू होता है, मतलब 30 नवंबर तक, तो पर्सन रिटर्निंग एडजस्ट कर सकता है अपनी लायबिलिटी को, लेकिन बाहर से क्रेडिट रिवर्स करा ले। लेकिन अगर टाइम लिमिट में नहीं इश्यू होता तो फिर
इस क्रेडिट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं होगी। अच्छा, अब इसी में अब एक चीज और, मैं इसके लिए एक एग्जांपल स्लाइड से दिखा दूं क्या? हाँ जी सिप्ला ने परचेज करी एक मेडिसिन और इसको सेल कर दिया। परचेज करी मेडिसिन, उससे कुछ बनाया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उससे कुछ बनाया और इसे सेल कर दिया। बायर ने सेल रिटर्न कर दी तो क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। नहीं, बायर तो कुछ नहीं करेगा, वो चालान इशू करेगा, हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अब सिप्ला ने जिस महीने में एक क्रेडिट नोट इशू किया होगा उस महीने की लायबिलिटी में से 15 रुपए टैक्स माइनस करेगी। ठीक है जी, कर दी माइनस। अब आगे की सुनो, सिप्ला के पास ये मेडिसिन वापस क्यों आई है? क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। तो अब सिप्ला क्या करेगी? इस मेडिसिन को, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अब डिस्ट्रॉय कर दिया तो जीएसटी जाना नहीं, तो क्या इस सिप्ला को इस मेडिसिन से रिलेटेड परचेज का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा? जी, इससे रिलेटेड परचेज का क्रेडिट इसे रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस मेडिसिन से रिलेटेड परचेज जो रॉ मटेरियल किया था उस पर 10 रुपए जीएसटी है तो 10 रुपए क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, 10 रुपए क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। यही चीज हमने आपको यहां पर बताई थी कि अगर टाइम एक्सपायर गुड डिस्ट्रॉय होती है तो रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट जो उससे रिलेटेड, उस गुड्स के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल 10, ये एग्जांपल भी हमने वैसे आपको यहां पर बनाकर दे रखा है कि 10 रुपए की अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज पे जीएसटी था तो ये 10 रुपए रिवर्स करना है, 10 रुपए रिवर्स करना है यहां पर। अच्छा जी, अब ये अगली बात सुनो, आपको प्रॉब्लम कहां हो रही होगी? प्रॉब्लम हो रही होगी इस वाले केस में। भाई जब 30 नवंबर तक सेल रिटर्न नहीं हुई तो आप लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका कोई तरीका है एडजस्ट करने का? हाँ तरीका है, तब आप क्रेडिट नोट मत इशू करो। उस बायर को बोलो तू माल बेचने का इनवॉइस बना दे, तू ये मान कि तू मेरे को सेल रिटर्न नहीं कर रहा, तू सेल कर रहा है, फ्रेश सेल का इनवॉइस बना दे। तो देखो यहां हमने बात करी थी, तो सिप्ला ने जो माल बेचा था मिस्टर ए को बेचा था, अब ये अगर 30 नवंबर अगले साल की 30 नवंबर के बाद रिटर्न कर रहा है, इसको बोले तू सेल इनवॉइस बना दे, तो ये मत बोल कि सेल रिटर्न है, तो इसे सेल मान और सेल इनवॉइस बना दे। और वैल्यू क्या लिख? यही जो मैंने तेरे को बिल बना के दिया था यही वैल्यू लिख दे, ये यहां पर ये था, यही वैल्यू लिख दे। अब सिप्ला क्या करेगी? ये 15 रुपए का क्रेडिट ले लेगी क्योंकि इसके लिए परचेज हो गई ना, फिर सिप्ला 15 रुपए का क्रेडिट ले लेगी। अब जब ये सिप्ला इसको डिस्ट्रॉय करेगी तो मानेगी मैंने इस फ्रेश परचेज को डिस्ट्रॉय किया, तो ये क्रेडिट 15 का रिवर्स करेगी, 15 का रिवर्स करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये रिटर्न करने वाला बंदा मिस्टर ए नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं है, ये कम पोजीशन वाला है या ये अनरजिस्टर्ड बंदा है, तो क्या होगा? अगर ये कम पोजीशन टैक्स पेयर है रिटर्न करने वाला बंदा, तो ये इशू करेगा बिल ऑफ सप्लाई और इसे 1% जीएसटी देना होगा। यहां क्रेडिट की कोई बात आएगी ही नहीं क्योंकि इनवॉइस में जो चार्ज कर ही नहीं सकता बिल ऑफ सप्लाई में, तो यहां क्रेडिट की कोई बात ही नहीं आएगी। ऐसे अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल रिटर्न करता है तो वो कमर्शियल इनवॉइस करेगा, वो जीएसटी चार्ज कर ही नहीं सकता, तो क्रेडिट की बात हुई आएगी। नॉर्मल टैक्स पे रिटर्न करेगा तो क्रेडिट की बात आएगी और डिस्ट्रॉय करेगा तो क्रेडिट रिवर्स की वाली बात आएगी। ठीक है, यहां हमारा ये सेक्शन 34 कंप्लीट हुआ। एक और सर्कुलर बस लास्ट था, ये और बता दूं मैं आपको, ये मैंने आपको कहां से कराया था? ये मैंने आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कराया था, वहां से याद दिला देता हूं। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, पेज नंबर 9.8 पर पहले थर्ड पॉइंट किया था। हाँ जी, आपने सेल करी 11,800 की, इसमें 1,800 जीएसटी है, ये सेल रिटर्न आ गई, तो आपको क्या करना है भाई? आपने सेल कर दी 18 मार्च को, 25 अप्रैल को सेल रिटर्न आ गई क्योंकि अगले साल की 30 नवंबर से पहले आई है। अब आप एक काम करो, 25 अप्रैल को क्रेडिट नोट इशू कर दो। तो कर दिया हमने क्रेडिट नोट 25 अप्रैल को इशू, और अब हमें क्या करना है? अप्रैल महीने के रिटर्न में इसको शो कर देंगे और अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने काम बंद कर दिया, मेरी कोई आगे टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो मैं एडजस्ट क्या करूंगा? तो फिर आप इसका रिफंड ले लो। तो हमने बोला तब आपकी कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है तो आप रिफंड क्लेम कर लो, ये जो 1800 गया वो इसका रिफंड क्लेम कर लो। अब एक और एग्जांपल देखिए, ये सेकंड पॉइंट। हाँ जी, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मैंने एडवांस लिया 11,800 का, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मैंने सर्विस दी ही नहीं, कैंसिल हो गई, मैंने अभी इनवॉइस नहीं इशू किया, एडवांस पर मैंने क्या इशू कर रखा है? रिसिप्ट वाउचर। तो मैंने अब बैच दिया ही नहीं, तो क्या करूं? रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा क्योंकि अभी इनवॉइस नहीं इशू हुआ, एडवांस पर क्या इशू कर रखा? रिसिप्ट वाउचर इशू कर रखा। तो भाई एक काम करो, अब इनवॉइस इशू हुई नहीं है तो आप रिफंड वाउचर इशू कर दो, और जो जीएसटी गया हुआ अब मेरी जेब से, भाई मैंने तो 11,800 के 11,800 आपको वापस कर दिए, 1,800 तो अब मेरा गवर्नमेंट के पास गया हुआ ना जीएसटी। एडवांस पर जीएसटी जमा कराना होता है, हमने टाइम सप्लाई में पढ़ा था, तो मैं 1,800 गवर्नमेंट के पास जमा करा रखा है, सर्विस तो दी ही नहीं, तो इस 1,800 का मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं, इस 1,800 का मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं। अब
इसी केस में, इसी सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए एडवांस रिसीव किया था 11,800, इसमें 1,800 जीएसटी है, सर्विस दी नहीं, लेकिन एडवांस पर रिसिप्ट वाउचर की जगह अगर हमने इनवॉइस इशू कर दिया था तो अब रिफंड वाउचर नहीं इशू सकता, अब हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और फिर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर लेंगे। क्रेडिट नोट के बेस पे हम टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर लेंगे, जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने की टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर लेंगे। मतलब अप्रैल में इशू किया है तो अप्रैल में क्रेडिट नोट, ये अप्रैल में अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मेरी फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं, मैं काम बंद कर चुका हूं, तो फिर अगेन मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, यहां हमारा ये चैप्टर का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। चलिए, थैंक यू।